हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर फाइनली बात करेंगे अपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी के यूनिट नंबर 5 के बारे में, जिसमें हम यहाँ पे अपनी यूनिट 5 को भी कंप्लीट कवर करने वाले हैं। अब यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 के अंदर हमें 3 टॉपिक देखने को मिलेंगे। पहला हमारा कॉस्मेटिक्स हो गया, दूसरा हमारा एरोसॉल्स आ जाता है और थर्ड चैप्टर हमारा जाता है पैकेजिंग मटेरियल साइंस। और इन तीनों को ही हम लोग यहाँ पे आज की सिंगल वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा। देखिए, हुआ क्या था ना कि इसकी जो नोट्स है वो हमने पहले बहुत जल्दीबाजी में प्रिपेयर कर ली थी, तो वहाँ पर थोड़ा सा मतलब राइटिंग उतनी अच्छी नहीं बन पाई थी और उसी का हमने यहाँ पे लेक्चर भी रिकॉर्ड कर लिया था। लेकिन फिर बाद में कहीं ना कहीं हमें रियलाइज हुआ कि जो हैंड राइटिंग है वो थोड़ी सी मतलब उतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, मतलब हमने किया क्या है कि जो नोट्स हमने पहले बनाई थी वही सेम नोट्स यहाँ पे आपको हमने जो है देखिए यहाँ पर बिल्कुल हमने दोबारा से उसी नोट्स को, ठीक है, दोबारा से बस लिख दिया। आप समझिए, कंटेंट बिल्कुल वही है, लेकिन यहाँ पर हमने नोट को दोबारा से लिखा है, ठीक है, काफ़ी नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में, ताकि आप लोग को दिखने में अच्छी लग सके। तो ये जो नई लिखी वाली नोट्स है ये आपको हमारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे जो लेक्चर है वो हमने पुराने वाले नोट से ही रिकॉर्ड कर लिया था, तो थोड़ा सा लेक्चर में हैंडराइटिंग आपको थोड़ी सी मतलब उतनी अच्छी नहीं देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। कंटेंट सेम है, आप वेबसाइट से यही वाली नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें जो जो चीज़ें लिखी हैं वही चीज़ें आपको लेक्चर में भी देखने को मिलेंगी। बस वहाँ पे हैंडराइटिंग का थोड़ा इशू है, बस और कोई इशू नहीं है। आप समझ रहे हो बात को। बाकी सब पूरा कंटेंट सेम मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी ये हमने बिल्कुल एकदम लेटेस्ट हैंडराइटिंग वाली नोट्स प्रिपेयर करी है, ठीक है। तो ये आपको हमारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी, तो इसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। वेबसाइट पर जाके, वेबसाइट का नाम है www.imperfectpharmacy.in। बाकी देखिए, इस वीडियो के साथ हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी भी कंप्लीट कवर हो जाती है और इसके बाद हमारा जूरिस्प्रूडेंस की 2 और यूनिट बचेगी, तो उसको भी कंप्लीट करके आपका 5th सेमेस्टर हम यहाँ पे कंप्लीट कवर कर देंगे। तो इन सारी बातों के साथ आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कॉस्मेटिक्स, तो कॉस्मेटिक्स कोई मतलब ऐसा नया फैंसी सा वर्ड तो है नहीं। आप सभी जानते हो कॉस्मेटिक्स हमारी क्या होती है भाई। कॉस्मेटिक्स हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। जो भी क्रीम हो गया, लिपस्टिक हो गई, जो भी चीज़ें, ठीक है, मतलब कि चाहे वो मतलब मेनली कॉस्मेटिक्स का यूज हमारी फीमेल्स ही करती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है कॉस्मेटिक्स के अंदर हमारे सारे टाइप के ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जिनका यूज यहाँ पे अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो देखिए, कॉस्मेटिक हमारा सबसे पहली बात एक ग्रीक वर्ड टर्म है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है टू डेकोरेट, यानी कि सजाना। तो सिंपल सी बात है भाई, कॉस्मेटिक्स में जैसे हमारा क्रीम पाउडर वगैरह आ जाता है, जिसको यूज करके लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपीयरेंस वगैरह बढ़ाते हैं, ठीक है, कभी पार्टी फंक्शन में जाना वगैरह हो तो। बाकी देखिए, इट रिफर्स टू प्रोडक्ट्स दैट आर अप्लाइड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज स्किन, हेयर, नेल्स, लिप्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देखिए, जैसे स्किन हो गया तो उसके लिए क्रीम वगैरह हो गई, हेयर के लिए हमारे बहुत सारे हेयर डाई आ जाता है, और हेयर के लिए बहुत सारे स्टाइलिंग प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हेयर वैक्स हो गया, हेयर जेल हो गए, ठीक है, और नेल के लिए नेल पॉलिश हो गया, लिप्स के लिए लिपस्टिक हो गया, ठीक है, और इसी तरीके से म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह। तो इन सभी के लिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉस्मेटिक्स हमें देखने को मिलते हैं। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स कैन अल्टर द बॉडीज अपीयरेंस एंड इम्प्रूव इट्स सेंट। तो अल्टर मतलब कि तो बॉडी की अपीयरेंस को थोड़ा सा ये चेंज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इम्प्रूव इट्स सेंट, तो यहाँ पे जैसे हमारा डिओड्रेंट वगैरह हो गया, तो उससे यहाँ पे क्या होता है भाई, हमारा जो है सेंट मतलब बढ़ जाती है, ठीक है, हमारी जो भी ऑर्डर होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। बाकी दे ऑल्सो हेल्प प्रोटेक्ट द स्किन एंड मेंटेन इट सेल्फ। तो यहाँ पे देखिए, स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जैसे सनस्क्रीन हो गया, ठीक है, मॉइस्चराइजर हो गए, तो इस ये सारी जो हमारे फॉर्मुलेशंस होते हैं ये हम लोग हमारी स्किन को प्रोटेक्शन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। ओवरऑल कॉस्मेटिक्स आर एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स यूज्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ बॉडी। और देखिए, ओवरऑल जो हमारे कॉस्मेटिक्स हैं वो जनरली यहाँ पे आउटसाइड हम लोग यहाँ पे बॉडी की ऊपरी यानी कह सकते हो स्किन वाली लेयर पे हम लोग अप्लाई करते हैं। अब इसका एग्जांपल जैसे हमारा पाउडर, लोशन, स्किन क्रीम, डिओड्रेंट, ये सभी टाइप के हमारे यहाँ पे कॉस्मेटिक्स हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूजेज ऑफ कॉस्मेटिक्स के बारे में, तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए यूजेज भाई सिंपल सी बात है कि हमारे क्लींस करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, जैसे कि फेस वॉश भी हमारे एक टाइप का कॉस्मेटिक में आ जाता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्लीन वगैरह करने के लिए, मॉइस्चराइजर हमारा मॉइस्चराइज करता है, ठीक है, बॉडी की अपीयरेंस को यहाँ पे इन्हेंस करता है। उसके बाद देखिए, सनस्क्रीन हमारी बॉडी की अपीयरेंस को बढ़ाती में, उसके साथ साथ हमारी स्किन को जो है यूवी रे से बचाने का भी काम करती हैं। उसके बाद ब्यूटी प्रोडक्ट हमारे जो है कुछ हमारे ऐसे भी कह सकते हो क्रीम होते हैं, जेल होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा सैलिसिलिक एसिड वगैरह हो गया, तो ये सारे हमारे क्या करते हैं भाई, ये सारे हमारा एक्ने वगैरह से बचाने का काम करते हैं, रिंकल्स, डार्क सर्कल्स, ठीक है। तो इन सभी के लिए हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। बाकी देखिए, इट हेल्प विथ स्किन इन्फेक्शन, और इसके अलावा स्किन में बहुत सारे इन्फेक्शन वगैरह को ट्रीट करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे कॉस्मेटिक्स का यूज करते हैं।
अब देखिए कॉस्मेटिक्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारा जैसे जनरल यूज के लिए होगा, एक हमारा थेरापेटिक कॉस्मेटिक्स हो गए, तो वो सारी हमारी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने लिपस्टिक के बारे में, ठीक है। तो देखिए लिपस्टिक, ये जैसा इसका नाम है कि ये हमारी लिप पे अप्लाई करने वाली एक स्टिक होती है, ठीक है। और इसको यहाँ पे, भाई लिपस्टिक्स तो बहुत फेमस चीज़ है, ठीक है। बहुत मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोडक्ट है बाय द फीमेल्स, ठीक है। तो आपको पता ही है। बाकी देखिए अगर हम लोग बात करें तो लिपस्टिक्स हमारी क्या होती है, लिपस्टिक्स हमारी मेनली जो है मिक्स होता है कलर एंड बेस मेड फ्रॉम ऑयल्स फैट एंड वैक्सेज ऑफन विद एडेड सेंट्स एंड फ्लेवर। तो इसमें हमारी जो है ऑयल फैट वैक्सेज ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाकी देखिए दे आर शेप्ड इनटू स्टिक्स टू गिव अ शाइनी लुक, और यहाँ पे देखिए आपको पता है ये हमारे स्टिक के फॉर्म में होती हैं, ठीक है, जिससे यहाँ पे एक शाइनी लुक और जो है कलर देखने, और इनका जो है अलग अलग कलर, मतलब मेनली इनका यूज हमारा जो है लिप को कलर करने के लिए होता है, ठीक है, व्हेन अप्लाई टू द लिप्स। और बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए लिपस्टिक्स आर ऑल्सो मेक लिप लुक मॉइस्ट एंड हेल्प कवर एनी इम्परफेक्शंस। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे लिप के मॉइस्चर को भी यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए उसके, और अगर मान लीजिए थोड़ा सा वो कटे फटे हैं, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे इम्परफेक्शंस को छुपाने के लिए भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर लेते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यानी कि जो हमारा लिपस्टिक्स हैं, ठीक है, और उनके क्या क्या कह सकते हो एक आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो देखिए द प्रोडक्ट शुड डिलीवर फुल कलर कवरेज, तो यहाँ पे उसकी फुल कलर कवरेज होनी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग साइन होनी चाहिए, और यहाँ पे उसका शेड और इंटेंसिटी को उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। ये नहीं कि हुआ कि यार एक बार लगा लिया गया तो वो बहुत जल्दी खराब हो जा रहा है, फेड हो जा रहा है ना। और उसके बाद देखिए वो हमारा जो है शुड एडहेयर वेल, एडहेयर मतलब कि चिपके रहना, यानी कि लिपस्टिक्स को लिप पे लगाने के बाद वो बहुत अच्छे से यहाँ पे उस पर चिपका रहना चाहिए, यानी कुछ देर तक यहाँ पे विदाउट ग्रीजनेस, और किसी भी टाइप की ग्रीजनेस वगैरह नहीं देखने को मिलनी चाहिए। और यहाँ पे बहुत ही इजी उसका एप्लीकेशन होना चाहिए, और यहाँ पे जो है उसके अंदर एक गुड शेयर शेयर मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा फैलना, यानी कि वो अच्छे से हमारे लिप पे अप्लाई हो सके, ये सारी प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए। बाकी देखिए इट शुड बी स्मेयर प्रूफ, ठीक है, और मेंटेन प्लास्टिसिटी एंड क्वालिटी ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ड्राई स्मूथली। तो वही चीज़ें कि ये सारा हमारा मतलब थोड़ा सा प्लास्टिसिटी, थोड़ा सा प्लास्टिक टाइप का अपीयरेंस होता है, वो सभी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए, है ना। एक मतलब कह सकते हो एक हार्डनेस भी उसके अंदर देखने को मिलनी चाहिए, और यहाँ पे उसकी क्वालिटी मतलब कि ओवर टाइम यहाँ पे ख़राब वगैरह नहीं होना चाहिए। और बाकी देखिए द स्टिक्स मस्ट एंड्योर टेम्परेचर अप टू 55 डिग्री सेल्सियस, यानी कि देखिए जो एंड्योर का मतलब होता है सहना, तो यानी कि लगभग ये 55 डिग्री सेल्सियस तक हमारी मेल्ट नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि आपको पता है भाई लिपस्टिक्स हमारे जनरली सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं और ये मेल्ट हो जाती हैं। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तो मेल्ट हो सकती है, तो 55 डिग्री सेल्सियस तक एटलीस्ट यहाँ पे इनको मेल्ट नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे ना तो उनको ब्रेक होना चाहिए, और अपना सेंट और टेस्ट को बरकरार रखना चाहिए, ठीक है। और मतलब एक प्लीजेंट सेंट और टेस्ट उनका मतलब टेस्ट देखिए वैसे लिपस्टिक्स को कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए, बट हाँ एक बार को हो सकता है कि यहाँ पे मतलब टेस्ट वगैरह थोड़ा सा, बट टेस्ट यहाँ पे देखिए टेस्ट हम लोग इसको हटा देते हैं, टेस्ट नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे हाँ उनका एक प्लीजेंट सेंट होना चाहिए। बाकी देखिए इट मस्ट सेव फॉर लिप्स एंड शुड नॉट कॉज एनी स्वेलिंग और मॉइस्चर ऑन द लिप्स। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमारे लिप्स के लिए सेफ होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग लगा रहे हो तो फिर वो मतलब कि हार्म कर रहा है हमारे लिप्स को। और यहाँ पे कोई भी स्वेलिंग या फिर मॉइस्चर वगैरह नहीं कॉज करना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा देखिए थोड़ा मॉइस्चराइज तो करना चाहिए, बट बहुत ही एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अपने कुछ फॉर्मुलेशन ऑफ लिपस्टिक की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है सॉलिड कंपोनेंट, जो कि हमारा हो जाता है वैक्सेस, यानी कि देखिए ये लिपस्टिक्स को जो हमारा सॉलिड फॉर्म जो देने का काम करता है वो हमारे वैक्सेज होते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के वैक्सेज होते हैं, जैसे हमारा हाइड्रोकार्बन वैक्सेज हो गए, मिनरल वैक्स हो गए, हार्ड वैक्स हो गए, माइक्रो क्रिस्टलाइन वैक्स हो गए। इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में भी देखेंगे, अभी आप लोग इस चार्ट में देख लो। और बाकी हमारा कुछ लिक्विड कंपोनेंट जैसे कि मिनरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, कैस्टर ऑयल, ये सभी देखने को मिलते हैं। अभी हम लोग इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनको डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद कुछ हमारे सॉफ्टनिंग एजेंट भी होते हैं जो कि थोड़ा सा उसको सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं, जैसे हमारा एनहाइड्रस लैनोलिन हो गया, ठीक है। और कलरिंग एजेंट होते हैं जो कि हमारा यहाँ पे कार्मिन हो गया, पिगमेंटेड स्टेन हो गए। उसके बाद कुछ हमारे पर्लसेंट पिगमेंट हो जाते हैं। देखिए पर्लसेंट पिगमेंट मतलब कि आप लोगों ने जैसे ग्लिटर पेन्स आप लोगों ने देखी होंगी, तो वो जो थोड़ा सा चमकीला टाइप का जो एक होता है ना, तो कई लिपस्टिक्स में आप लोग को वो एक चमकीला शेड देखने को मिलता है, तो वो हमारे पर्लसेंट पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ग्वानिन क्रिस्टल हो गया। उसके बाद हमारे कुछ ओपेसिफाइंग एजेंट, तो ओपेसिफाइंग मतलब कि जो थोड़ा सा कह सकते हो उसको अपारदर्शी बनाने का काम करे, है ना। तो हमारा टाइटेनियम ऑक्साइड हो डाइऑक्साइड हो गया। और फिर हमारे फिर कुछ परफ्यूम्स हो गए, परफ्यूम्स जो कि उसको थोड़ा सा एक सेंट देने का काम करते हैं ना। और जैसे हमारा फ्रेग्रेंस देने का काम करते हैं, रोज ऑयल हो गया, सिनेमन ऑयल हो गया। और फिर हमारे कुछ मिसलेनियस एजेंट, यानी कि जो हमारे प्रिजर्वेटिव हो गए, एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि वो लिपस्टिक्स को यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे बचाने का काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा आता है सॉलिड कंपोनेंट या फिर वैक्सेज।
तो इसमें देखिए क्या होता है, ये हमारा मेन सॉलिड पार्ट होता है लिपस्टिक्स का, जो कि हमारे वैक्सेज होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं उसके उसको शेप को मेंटेन रखने में, उसको स्टेबल रखने में और एक स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड करने में। बाकी देखिए ये हमारे बहुत ही क्रूशियल होते हैं, ठीक है, लिपस्टिक्स शेप को जो है मेंटेन रखने में रूम टेम्परेचर पे, यानी रूम टेम्परेचर पे उनके शेप को मेंटेन रखते हैं, ताकि वो ऐसा ना हो कि मेल्ट वगैरह हो जाए, ठीक है, और इंश्योर करते हैं कि बहुत ही स्मूथ एप्लीकेशन हो, और प्रिवेंट करते हैं किसी टाइप की मेल्टिंग वगैरह हो। तो वही चीज़ है कि मेल्ट नहीं होने देते हैं। बाकी देखिए द मेन सॉलिड पार्ट ऑफ द फॉर्मुलेटिंग आर मेनली नेचुरल वैक्सेज विच कैन बी ग्रुप लाइक दिस। तो यहाँ पे देखिए बहुत अलग अलग टाइप के हमारे नेचुरल वैक्सेज देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा होता है हाइड्रोकार्बन वैक्सेज। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अपने हाइड्रोकार्बन वैक्सेज की बात करें, तो हाइड्रोकार्बन वैक्सेज के अंदर हमारा आ जाता है हमारे यहाँ पे जो है वाइट बीज वैक्स। तो यहाँ पे वाइट बीज वैक्स देखिए क्या होता है, ये हमारे टाइप का कॉमन वैक्स होता है और सर्व करता है जो है एज अ ऑयली बेस्ड, यानी कि एक ऑयली बेस की तरह हमारे लिपस्टिक्स की फॉर्मुलेशन में सर्व करता है। और बाकी देखिए ये हमारा जो है कैस्टर ऑयल को कैप्चर करने में, ठीक है, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक क्वालिटी को ऑफर करने में, ठीक है, और इजी शेप करने में। और उसके अलावा यहाँ पे जो है कॉमनली हमारा एक स्टिफनिंग मतलब एक कड़कपन है ना, स्टिफनिंग मतलब होता है कड़ा, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड होना, तो एक कड़कपन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बाकी मिनरल वैक्स की बात करें तो मिनरल वैक्स में देखिए हमारा एग्जांपल हो जाता है, जैसे हमारा ओजाइक केराइट वैक्स हो जाता है। तो ये हमारा एक नेचुरल एमॉर्फस हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, और ये हमारा जो है बिटुमिनस मटेरियल। देखिए यहाँ पे जो बिटुमिनस मटेरियल होता है, तो ये हमारा जो जैसे हमारी जो रोड वगैरह बनती है कोल से, ठीक है, तो वही हमारा होता है, ठीक है, वो जो हमारे ब्लैक कोल तार होता है, ठीक है, वही हमारा होता है बिटुमिनस मटेरियल। तो उसी का एक हमारा डेरिवेटिव होता है नेचुरल एमॉर्फस हाइड्रोकार्बन, जो कि ड्राइव होता है इससे, ठीक है। दैट क्रिएट अ स्मूथ क्रिस्टलाइन वैक्स, जो कि हमारा एक स्मूथ क्रिस्टलाइन वैक्स जेल बनाता है। और ये हमारा मैक्सिमाइज करता है ऑयल मैट्रिक्स रिटेंशन। तो ऑयल मैट्रिक्स मतलब कि जितने भी टाइप के ऑयल हमारे यूज करते हैं उनको कह सकते हो उनकी रिटेंशन, यानी उनको उनको जो है कह सकते हो रिटेन मतलब कि बचाने में, है ना, मतलब उनको एक जगह कह सकते हो मतलब कह सकते हो उनको फॉर्मुलेशन में जो है बांधे रखने में, है ना, उनको फॉर्मुलेशन में स्टेबल रखने में हेल्प करता है। और उसके अलावा हमारा इजिली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिक्वायर्ड शेप, और यहाँ पे एक रिक्वायर्ड शेप में ट्रांसफॉर्म करने में भी हमारे ये हेल्प करते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें अपने हार्ड वैक्सेज के बारे में, तो हार्ड वैक्सेज देखिए क्या होता है, दीज वैक्सेज आर मेनली डिटरमाइन द शेप एंड फर्मनेस ऑफ द लिपस्टिक। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा मेनली क्या करते हैं, हमारा जो भी लिपस्टिक का शेप होता है, ठीक है, वो सभी चीज़ें हमारे यहाँ पे ये डिफाइन करते हैं। अब इसके यूजेस की बात करें तो ये हमारे जो है स्टिक्स की रिजिडिटी, मतलब वही चीज़ है कि भाई हमारा हार्ड वैक्स है तो क्या करेगा भाई, उसकी रिजिडिटी यानी उसकी कठोरता को बढ़ाएगा। और फिर हमारे कुछ माइक्रो क्रिस्टलाइन वैक्सेज आ जाते हैं, जो कि हमारे लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, और यहाँ पे ये हमारे जो है लिपस्टिक्स के क्रिस्टल शेप को यहाँ पे इंटैक्ट, यानी इंटैक्ट मतलब बनाए रखते हैं, यानी कि जो लिपस्टिक्स का एक जो है कह सकते हो क्रिस्टल शेप होता है उसको बरकरार रखने में हमारा हेल्प करते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड कंपोनेंट के बारे में, तो ये हमारा होता है लिक्विड कंपोनेंट। तो देखिए ये मेनली कंसिस्ट होते हैं, मतलब इसके अंदर मेनली हमारा जो भी मिनरल ऑयल हो गया, वेजिटेबल ऑयल, कैस्टर ऑयल, ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पे लिक्विड कंपोनेंट में देखने को मिलती हैं। और फिर यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें तो मिनरल ऑयल हमारा, जैसे मिनरल ऑयल में हमारा पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स हो गए, ठीक है, जो कि हमारा लाइट या फिर हैवी मिनरल ऑयल फॉर्म में हो सकते हैं। और फिर वेजिटेबल ऑयल में हमारा सीसेम ऑयल हो गया, सीसेम मतलब कि हमारा तिल का तेल हो गया, ऑलिव ऑयल्स हो गए, जो कि हमारे यूज हो सकते हैं, बट दे आर लो सॉल्युबिलिटी विथ स्टेनिंग डाइज लिमिट्स। लेकिन यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये जो हमारे वेजिटेबल सॉइल्स होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी जो है हमारे स्टेनिंग डाइज के साथ बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इसीलिए इनका यूज यहाँ पे जब ज़्यादा भी नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि स्टेनिंग डाइज के साथ, यानी कि जो भी कलरिंग एजेंट होते हैं जो कि डाई मतलब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उनके साथ हम लोग यहाँ पे इनका यूज बहुत ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि ये हमारे बहुत ज़्यादा इसके साथ सॉल्युबल नहीं देखने को मिलते हैं। कैस्टर ऑयल की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिसिनस कम्युनिस होता है, जो कि एक टाइप का कैस्टर प्लांट की हमारे कह सकते हो जो है कंपोनेंट होता है, फिर कह सकते हो बायोलॉजिकल सोर्स होता है। तो वो हमारे यहाँ पे एक आइडियल लिपस्टिक बेस का काम करता है ड्यू टू इट्स थिक टेक्सचर, सॉल्युबिलिटी, ऑक्सीडेशन, स्टेबिलिटी एंड ईज ऑफ मिक्सिंग। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे रिसिनस कम्युनिस में देखने को मिलती है। और फिर हमारा थर्ड एजेंट आ जाता है सॉफ्टनिंग एजेंट। तो सॉफ्टनिंग एजेंट जैसा कि नाम है, ये हमारा सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। देखिए दे सॉफ्टन लिपस्टिक्स फॉर इजियर एप्लीकेशन। द मोस्ट कॉमन सॉफ्टनिंग एजेंट्स आर लिनोलिन। तो यहाँ पे देखिए लेनोलिन हमारा हो जाता है, ये हमारा एक टाइप का हाइड्रस वूल फैट होता है, और ये हमारा जो है इंप्रूव करता है फिल्म कवरेज को, लेकिन इसके अंदर जो है लगभग 25 से 30% वाटर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है स्टिकी और ग्रीजी, मतलब कि थोड़ा सा स्टिकनेस और ग्रीजीनेस हमें इसकी वजह से देखने को मिल सकती है।
बाकी कोकोआ बटर की बात करें तो देखिए कोकोआ बटर क्या है ना कि पहले तो इसका यूज हमारा होता था जो है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे इसका यूज यहाँ पे देखिए वंस पॉपुलर एज अ मॉइस्चराइजर, यानी पहले तो ये मॉइस्चराइजर की तरह एक पॉपुलर था, लेकिन इट्स यूज हैज डिक्लाइन, लेकिन आज के टाइम में इसका यूज जो है डिक्लाइन यानी कि कम हो गया है ड्यू टू स्पॉयलेज एंड सरफेस क्रिस्टल्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी ये खराब हो जाता है और थोड़ा सा कह सकते हैं क्रिस्टल बना लेता है सरफेस पे, ठीक है, लीडिंग टू अ शाइनी ऑयली अपीयरेंस ऑन लिप, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब कि जो लिप्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही चमकने लगते हैं ना, ऑयली ऑयली से दिखने लगते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से इसका यूज़ यहाँ पे आज के दिन में थोड़ा सा कम हो गया। पेट्रोलियम की बात करूँ तो हमारे एक टाइप का टेस्टलेस ऑर्डरलेस हाइड्रोकार्बन होता है और प्राइमरी यहाँ पे जो है साइन को इनहेंस करने में इसका यूज हमारा देखने को मिलता है। और फिर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारा जाता है लेसिथिन आ जाता है, तो ये भी हमारा जो है स्मॉल अमाउंट में जो है स्मूथनेस या फिर ईज ऑफ एप्लीकेशन को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एनहाइड्रस लेनोलिन को हम लोग यहाँ पे जो है लो कंसेंट्रेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है, सॉफ्टनेस मॉइस्चर और प्रोडक्शन प्रोवाइड करने के लिए। और फिर हमारा नेक्स्ट आ जाते हैं कलरिंग एजेंट। तो कलरिंग एजेंट में देखिए क्या होगा, कलरिंग एजेंट भाई सिंपल सी बात है हमारा कलर प्रोवाइड करेंगे। अब ये दो टाइप के होते हैं, हमारे सॉल्युबल कलर्स होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये हमारे सॉल्युबल हो जाते हैं, थोड़ा सा इनसॉल्युबल रहते हैं, बस और कुछ खास नहीं है, ये हमारे जो है जनरली जो है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक नेचर के हो सकते हैं। और फिर हमारा आ जाता है पर्ल्स एंड पिगमेंट, तो यही ये हमारा वही जो है थोड़ा ग्लिटर टाइप का चमचमी टाइप का एक सब्सटेंस होता है और ये हमारा एक शाइनी पर्ल लाइक लुक जो है देता है हमारे, अगर हमारे देखिए ये सभी लिपस्टिक्स में भी नहीं होता है, लेकिन कुछ लिपस्टिक्स में दिन में भी देखने को मिलता है, तो उसमें हमारा ये थोड़ा सा शाइनी टाइप का एक लुक देता है। ऑल्दो ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है क्योंकि थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा ज़्यादा ही ओवर लगने लगता है। और ओपेसिफाइंग एजेंट की बात करो तो ये हमारे लिपस्टिक्स को थोड़ा सा ओपैक बनाते हैं, ठीक है, और या फिर जो है उसको थोड़ा सा एक वाइट या फिर जो है पिगमेंट के मेन कलर को अल्टर यानी चेंज करने का काम करते हैं। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ से नोट्स थोड़ी सी आप लोग को चेंज देखने को मिलेगी, ठीक है, ये हमारी ओल्ड नोट्स थी लेकिन यहाँ से थोड़ा सा हम लोगों ने चेंजेस किए हैं। तो उसके बाद आप लास्ट में हमारा जाता है परफ्यूमरीज। तो परफ्यूमरीज में हमारा क्या देखिए क्या क्या हो जाएगा, तो परफ्यूमरीज में भाई हमारा जो है सिंपल सा जो भी हमारे सेंट्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे सिनेमन हो गया, रोजेस हो गए, लेवेंडर ऑयल्स हो गए, ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने प्रिपरेशन ऑफ लिपस्टिक्स के बारे में। तो देखिए प्रिपरेशन ऑफ लिपस्टिक्स हमारे यहाँ पे बहुत सारे इसके अंदर सेवरल की स्टेप्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा मेल्टिंग, मिक्सिंग, मोल्डिंग, फिनिशिंग। तो हम लोग सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले देखिए हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारा होता है मेल्टिंग। अब भाई हमें लिपस्टिक्स बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी मटेरियल है उनको सबसे पहले हमें मेल्ट करना पड़ेगा। मेल्ट करने के बाद ही तो हम लोग यहाँ पे उसको जो है एक शेप देंगे। तो मेल्ट सबसे पहले स्टेप होता है मेल्टिंग। तो फर्स्ट द रॉ मटेरियल, जितने भी रॉ मटेरियल जो भी मतलब रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे कि हमारा सॉलिड फैट हो गया, वैक्सी मटेरियल हो गया, इन सबको हम लोग यहाँ पे मेल्ट कर देते हैं एक सेपरेट स्टेनलेस स्टील कंटेनर में। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद ग्रेजुअली हम लोग यहाँ पे ऑयल और लिक्विड फैट को भी इसमें मिक्स करते हैं, ठीक है, वाइल कंटिन्यूअस स्टरिंग। और इस देखिए ये सभी चीज़ें करते करते हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूस को स्टर मतलब चलाते रहते हैं ताकि वो हमारा जो है कोई लंप वगैरह ना फॉर्म करे। और मिक्सिंग की बात करें तो मिक्सिंग भी देखिए वही चीज़ है कि इसके जब हमारी ये सब चीज़ें हो गई तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी रिमेनिंग इंग्रेडिएंट है, जैसे कि हमारा कलर पिगमेंट हो गए, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल हो गए, ये सभी चीज़ हम लोग ऐड कर देते हैं। द मिक्सचर इज देन पास्ड थ्रू रोलर मिल, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे रोलर मिल से इसको पास करते हैं ताकि जो भी पिगमेंट वगैरह हम लोगों ने ऐड किए हैं वो हमारे बहुत अच्छे से ग्राइंड हो सके और एक यूनिफॉर्म डिस्पर्जन हमें देखने को मिले। और उसके बाद हम लोग स्लोली जो है पिगमेंट मिक्सचर को जो है अपने मेल्टेड बेस में ऐड करते हैं वाइल कंटिन्यूअसली स्टरिंग टू अवॉइड क्लम्पिंग, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पे ये पिगमेंट का मिक्सचर बनाया है इसको हम लोगों ने जो हमारा मेल्टेड बेस बनाया था उसके साथ हम लोग ऐड करके जो है एक प्रॉपर जो है मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। और ये सब चीज़ें होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइनली हम लोग यहाँ पे मोल्ड कर देते हैं। मोल्ड मतलब यहाँ पे जो है मोल्डिंग मतलब आप लोग समझ रहे होगे, इसको सांचे में हम लोग रख के लिपस्टिक्स का जो भी सांचा होता है जिसमें जैसे कुल्फ़ी का सांचा होता है उसमें कुल्फ़ी बनती है ना, तो उसी तरीके से लिपस्टिक्स में भी हमारे कुछ मोल्ड होते हैं, सांचे होते हैं, तो उसी में हम लोग यहाँ पे अपने मिक्सचर को डाल देते हैं और वो लिपस्टिक्स का शेप दे देते हैं। जैसे कि हमारा पोर द हॉट मिक्सचर इनटू प्री हीटेड लिपस्टिक्स मोल्ड टू प्रिवेंट क्रैकिंग और एयर बबल्स। तो यहाँ पे प्री हीटेड यानी कि थोड़ा सा एक प्री हीटेड जो है मोल्ड होता है, उसी में हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन को डाल देते हैं जिससे हमारा यहाँ पे प्रॉपर जो है तैयार हो जाता है। बाकी अलाउ द मोल्ड टू कूल एंड सेट द रूम टेम्परेचर और इन रेफ्रिजरेटर फॉर फ्रेश फास्टर सॉलिडिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए हमें नॉर्मली करना है, ठीक है, तो नॉर्मली हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपना एक हीटेड सॉल्यूशन लिया, उसको हम लोगों ने हीटेड मोल्ड में डाल दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद उसको कूल भी तो करेंगे ताकि वो हमारा सॉलिडिफाई हो जाए। अब कूलिंग हम लोग नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर में भी कर सकते हैं।
और फिनिशिंग की बात करें तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे अपने लिपस्टिक्स को, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको जो है हमारे कह सकते हो जो भी हमारा कंटेनर होगा, ठीक है, जो भी हमारा जो है कवर होगा उसके अंदर डाल देंगे, और हमारा यहाँ पे प्रॉपर तय तय हो जाएगा, मतलब प्रॉपर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इंस्पेक्ट फॉर, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये सारी चीज़ें करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो भी इम्परफेक्शन होगी उन सभी के लिए हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उसकी सरफेस को पॉलिश कर सकते हैं अगर नीड होती है, और फाइनली यहाँ पे अपने केसेज या फिर ट्यूब्स में हमारी लिपस्टिक्स को यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे लिपस्टिक्स का यहाँ पे देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके कुछ इवेल्युएशन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इवैल्यूएशंस की बात करें, इवैल्यूएशंस मतलब वही कि हमारे लिपस्टिक्स जो बनी है वो कितनी अच्छी है, उसको हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, जैसे कि हमारा मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेटिंग टेस्ट हो गया। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारा लिपस्टिक्स है वो कितने टेम्परेचर पे हमारा मेल्ट होती हैं। तो लगभग हम लोग यहाँ पे जो है 60 to 65 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे उसको लेके जाते हैं, और वहाँ तक हमारा जो बेस है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे मतलब आप कह सकते हो कि 60 to 65 डिग्री सेल्सियस से पहले हमारा वो मेल्ट नहीं होना चाहिए। कम से कम इतना टेम्परेचर हमें लगना चाहिए उसको मेल्टिंग के लिए। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो भी टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारा होता है कैपिलरी ट्यूब मेथड, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट टेस्ट में। और उसके बाद ब्रेकिंग लोड पॉइंट टेस्ट की बात करें तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग अपने लिपस्टिक्स को लेते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे थोड़ा सा ओपन करते हैं, 1 इंच लगभग ओपन करते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसके ऊपर कुछ वेट को डालते हैं, और हम लोग देखते हैं कि कितना वेट तक वो यहाँ पे जो है बरकरार रहता है। तो जिस 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 पॉइंट पे वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे ब्रेकिंग लोड पॉइंट बोलते हैं। यानी कि ब्रेकिंग लोड पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है जहाँ पे लिपस्टिक्स यहाँ पे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती हैं। और ये सारे चीज़ें हम लोग यहाँ पे लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म करते हैं। स्टोरेज स्टेबिलिटी की बात करें तो हम लोग यहाँ पे जो है इसको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में स्टोर करके चेक करते हैं कि कितना स्टेबल है। और रैंसिडिटी को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है, टेस्ट फॉर रैंसिडिटी, ठीक है, रैंसिडिटी। तो इसमें भी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि जो हमारा ऑयल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो रैंसिडिफाई तो नहीं हो रहा है। रैंसिडिफिकेशन का तो ख़राब हो जाना, आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा 3rd सेम में, अगर आप लोग को याद हो, रैंसिडिफिकेशन ऑफ ऑयल्स। तो उसमें हमारे क्या होते हैं, ऑयल्स हमारे ख़राब हो जाते हैं, जिससे उनमें बहुत ही ख़राब बदबू देखने को मिलती है, बहुत ही ख़राब स्मेल, मतलब ऑयल्स का हाइड्रोलिसिस हो जाता है या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि उसमें कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर किसी भी टाइप की अनप्लीजेंट स्मेल देखने को मिलती है तो इसका मतलब है कि ऑयल्स में रैंसिडिफिकेशन हो गया, और नहीं मिलती है तो सिंपल सी बात है, नहीं हुआ है। तो ये सारे हमारे कुछ इवैल्यूएशन टेस्ट हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं अपने लिपस्टिक्स के लिए ना। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने शैम्पू के बारे में। तो यहाँ पे देखिए शैम्पू को भी हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा पूरा चेंज किया हुआ है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे अपने नेक्स्ट इसमें से देखते हैं। तो शैम्पू को देखिए हम लोगों ने काफ़ी चेंज कर दिया, तो उसको आप लोग यहाँ पे बाद में देख लेना। तो देखिए शैम्पू की अगर हम लोग बात करें तो शैम्पू देखिए कोई नया शैम्पू तो बहुत सिंपल सी बात है। देखिए इसमें ये बहुत मतलब बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं, ये सभी चीज़ें आप लोग यहाँ पे अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हो। शैम्पू देखिए क्या होता है, शैम्पू हमारा जनरली एक लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन होती है, और ये हमारा डिजाइन होता है हेयर को क्लीन और हेयर और स्कैल्प को क्लीन करने के लिए। बाकी देखिए इसका प्रिंसिपल फंक्शन होता है क्लीनिंग द स्कैल्प, बाकी ये हमारे हेयर को शाइनी और गुड लुकिंग भी बनाता है। इसके अलावा ये हमारा यहाँ पे जो है ये हमारा एक क्रूशियल सेगमेंट होता है कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, ठीक है, और इसको डेवलप किया जाता है बोथ फंक्शनल एंड थेरापेटिक। यानी कि देखिए इसको जनरल एप्लीकेशन में तो यूज़ किया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जैसे मान लीजिए डैंड्रफ वगैरह हो गया तो कुछ एंटी डैंड्रफ शैम्पू हो गए, या फिर मान लीजिए हेयर लॉस हो रहा है तो उन सभी के लिए यहाँ पे कुछ थेरापेटिक शैम्पू भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इसकी दोनों नीड होती है। बाकी देखिए ये हमारा जो है मैन और वुमेन दोनों के द्वारा यूज़ किया जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ अपने आइडियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए आइडियल प्रॉपर्टीज हमारा यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इसकी भाई बहुत ही गुड स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी। स्प्रेडिंग मतलब कि जैसे शैम्पू हम लोगों ने लिया तो बहुत अच्छे से फैल जाना चाहिए, स्प्रेड हो जाना चाहिए। बाकी ये हमारा जो है शुड प्रोड्यूस सफिशिएंट लेदर। तो सफिशिएंट लेदर का मतलब है कि एक प्रॉपर जो है एक झाग एक फोम यहाँ पे प्रोड्यूस होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इट शुड नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ फिल्म ऑन स्कैल्प। यानी कि देखिए जो स्कैल्प है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने शैम्पू लगाया तो उसने कोई फिल्म फॉर्म कर ली, वो यहाँ पे धुलने के बाद पूरी तरीके से निकल जाना चाहिए। इट शुड रिंस आउट कंप्लीटली आफ्टर वॉशिंग। यानी कि वही चीज़ है कि धुलने के बाद ये कंप्लीटली रिंस आउट यानी कि बाहर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे धुलने के बाद भी हमारे बालों में थोड़ा बहुत रह जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी इट शुड फैसिलिटेट ईज ऑफ कंबाइनिंग आफ्टर शैम्पूइंग। यानी कि ईज ऑफ कॉम्बिंग मतलब कि शैम्पू के बाद हम लोग यहाँ पे कॉम्ब करते हैं, ठीक है, कंघा करते हैं, तो वो हमारा बहुत ही इजीली हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने शैम्पू लिया उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने बालों में जो है कॉम्ब कर रहे हैं तो वो हो ही नहीं पा रहा है, फंस जा रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए।
और उसके बाद यहाँ पे बहुत धुलने के बाद यहाँ पे ये जो है कोई रफ अपीयरेंस नहीं होनी चाहिए बालों की कि धुलने के बाद बाल एकदम रूखे सूखे से हो गए। और बाकी ये हमारा जो है एक प्रोवाइड लस्टर, ठीक है, लस्टर प्रोवाइड करना चाहिए हेयर को, ठीक है, एक कह सकते हो एक थोड़ा सा शाइन टाइप का प्रोवाइड करना चाहिए। बाकी इट शुड नॉट सपोर्ट एनी माइक्रोबियल ग्रोथ, और इसमें जो है किसी भी टाइप की माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। ये हमारा स्टेबल होना चाहिए, इकोनॉमिकल यानी बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, और ये हमारा जो है एक गुड ऑर्डर प्रोड्यूस करना चाहिए। बाकी इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ इरिटेशन और इचिंग टू द स्कैल्प, और ये हमारे किसी भी टाइप की इरिटेशन या इचिंग को प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। तो ये सारी इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने जो है कुछ टाइप्स ऑफ शैम्पू के बारे में, तो यहाँ पे देखिए शैम्पू हमारे बहुत ही अलग अलग टाइप पे, ठीक है, मतलब कि अलग अलग टाइप से ये जो है अलग अलग क्लासीफाई किए जा सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी की बात करें, तो बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी के हमारे बहुत कह सकते हो अलग अलग टाइप हो सकते हैं। जैसे हमारा क्लींजिंग शैम्पू, जो कि हमारा एक एवरीडे यूज के लिए डिजाइन किया जाता है और बहुत ही नॉर्मल माइल्ड शैम्पू होता है, रिमूव करता है डर्ट ऑयल और बिल्डअप को, ठीक है। और क्लैरिफाइंग शैम्पू तो ये हमारे डीप क्लींजिंग फॉर्मूला होते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कभी आप लोग पार्टी में गए और आप लोगों ने कोई बालों में स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ किया, हेयर वैक्स वगैरह, तो उसको निकालने के लिए जो बहुत ही डीप क्लींजिंग शैम्पू होते हैं वो हमारे क्लैरिफाइंग शैम्पू होते हैं। फिर हमारे कंडीशनिंग शैम्पू, तो इनके अंदर जो है इनबिल्ट कंडीशनर देखने को मिलता है। तो इसके बाद हमें जैसे जैसे बाल धुलने में दो स्टेप्स होते हैं, शैम्पू करो फिर कंडीशनर करो, तो इसको कंडीशनिंग शैम्पू में हमें बाद में कंडीशनर अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बात करें थेरापेटिक एजेंट के बेस पे, तो ये हमारा जैसे एंटी डैंड्रफ शैम्पू हो गया, तो इसके अंदर हमें जिंक प्यूरिथियोन या फिर कीटाकोनाजोल, तो ये हमारे एंटी डैंड्रफ एजेंट होते हैं जो कि डैंड्रफ को रिमूव करते हैं। और एंटी हेयर फॉल में हमें जो है बायोटिन, मिनॉक्सिडिल, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और बेस्ड ऑन स्पेशल फीचर्स की बात करें तो हमारे देखिए जैसे कुछ हमारे सल्फेट फ्री शैम्पू होते हैं, जैसे जिसके अंदर हमें यहाँ पे बहुत ही हमारा इंग्रेडिएंट होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट, जो कि बहुत अच्छा नहीं होता है बालों के लिए, तो ये हमें इससे फ्री देखने को मिलता है, ठीक है। तो जनरली सल्फेट फ्री शैम्पू हमें चूज़ करने भी चाहिए, ऑल्दो वो डिपेंड करता है कि आपका यूज किस तरह का है। और पीएच बैलेंस शैम्पू की बात करते हैं, ये हमारे डिजाइन किए जाते हैं स्कैल्प के नेचुरल पीएच, जो कि लगभग जो है 5.5 के करीब में होता है। तो इसको मैच करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो है इरिटेशन वगैरह को प्रिवेंट करता है। और फिर कुछ हमारे ऑर्गेनिक नेचुरल शैम्पू आ जाते हैं, जो कि हमारे जो है प्लांट बेस्ड या फिर हर्बल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं। और बेस्ड ऑन फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ हमारे जैसे लिक्विड शैम्पू आ गए, ठीक है, तो ये हमारे मोस्ट कॉमन टाइप होता है, इजी टू यूज होता है, वाइडली अवेलेबल होता है। ड्राई शैम्पू हो गया, जो कि हमारा पाउडर या फिर एरोसॉल स्प्रे होता है। और ड्राई शैम्पू मतलब देखिए क्या होता है भाई, ड्राई शैम्पू मतलब कि हमारा एक पाउडर टाइप का होता है ना, और ये हमारा बिना वाटर के भी अप्लाई हो सकता है। बाकी कुछ हमारे ऐसे भी होते हैं जो कि हम लोग यहाँ पे वाटर के साथ जैसे ही उन ड्राई शैम्पू को लेते हैं तो वो हमारा जो है एक शैम्पू की तरह जो है काम कर जाता है। बाकी कुछ हमारे शैम्पू बार्स भी देखने को मिलता है, जैसे नॉर्मल विम बार होता है ना, डिटर्जेंट होता है, ठीक है, उस मतलब डिटर्जेंट नहीं, जो हमारा जैसे विम बार हो गए, घड़ी डिटर्जेंट हो गया, तो उसी तरीके से कुछ हमारे शैम्पू के बार्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्पैक्ट होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, मिनिमल पैकेजिंग में बने होते हैं। और फिर कुछ हमारे क्रीम बेस्ड शैम्पू भी होते हैं, जो कि हमारे रिचर फॉर्मुलेशन होते हैं, जिनके अंदर जो है हमें एडेड हाइड्रेशन हमें देखने को मिलती है। तो देखिए ये था हमारा यहाँ पे अपना हमारा जो है टाइप्स ऑफ शैम्पू। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने जो है अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फॉर्मुलेशंस की कि हमारे कौन कौन से फॉर्मुलेशन की हमारे रिक्वायरमेंट होती है हमारे शैम्पू को बनाने में, तो देखिए इसमें भी हमारा जैसे कुछ सर्फेक्टेंट आ जाते हैं। तो सर्फेक्टेंट हमारा मेनली यहाँ पे जो है फोम को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, लेदर को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एनायनिक सोल्यूशन हो गए, नॉन आयनिक हो गए, कैटायनिक हो गए, एम्फोटेरिक हो गए, तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल हो गए। तो ये देखिए ये अभी इसी को हम लोग यहाँ पे अलग से भी डिटेल में देखेंगे, तो इसको यहाँ पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चार्ट आप लोग देख लेना नोट्स में, और हम लोग यहाँ पे इन सभी को एक एक करके अलग से देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा आता है सर्फेक्टेंट्स। तो सर्फेक्टेंट देखिए ये हमारे वो एजेंट होते हैं जो कि फोम को प्रोड्यूस करते हैं और हमारे स्कैल्प को क्लीन करने का काम करते हैं। अब ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे हमारा एनायनिक सर्फेक्टेंट हो गया, तो इनके अंदर गुड फोमिंग प्रॉपर्टी होती है, और ये हमारा प्रिंसिपल सर्फेक्टेंट होता है और ये मेन इंग्रेडिएंट होता है हमारे शैम्पू का। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट की बात करें तो ये हमारे सेकेंडरी सर्फेक्टेंट हो गए होते हैं, ठीक है। और बाकी देखिए ये हमारे जो है फोम को प्रोड्यूस करने में तो यूज नहीं होते हैं,
क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा मतलब लेस फोमिंग पाउडर होता है, लेकिन इनका यूज यहाँ पे विस्कोसिटी को और इमल्सन और स्टेबलाइजर और ओपेसिफायर को यहाँ पे कह सकते हो इस तरीके से यहाँ पे इनका यूज होता है, मतलब विस्कोसिटी बढ़ाने में, इमल्सन की तरह, स्टेबलाइजर्स की तरह इनका यूज हमें देखने को मिलता है। कैटानिक सर्फेक्टेंट की बात करें तो इनके पास एक पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, और ये हमारा जो है प्रिंसिपल और सेकेंडरी सर्फेक्टेंट दोनों की तरह काम करता है, यानी कि ये एक गुड फोमिंग एजेंट भी होता है और इसके अंदर एक गुड क्लीनिंग प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है, लेकिन थोड़ा सा ये आई के लिए टॉक्सिक भी देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पे इसको हम लोग लो कंसेंट्रेशन में यूज करते हैं। एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स की बात करें तो ये हमारा यहाँ पे इसके पास बोथ कैटायनिक और एनायनिक चार्जेस होते हैं, ये हमारा सेकेंडरी सर्फेक्टेंट की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि ये हमारा जो है ये हमारा बहुत ही माइल्ड एक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और कंपैटिबल होता है अदर सर्फेक्टेंट के साथ, एंड एग्जिबिट एक्सेलेंट हेयर कंडीशन, और ये हमारा जो है एक्सेलेंट हेयर कंडीशनिंग प्रॉपर्टी जो है शो करता है। फोम बूस्टर्स की बात करें तो देखिए ये एजेंट हमारे क्या करते हैं, ये एजेंट हमारे सर्फेक्टेंट के द्वारा जो भी फोम बना है उसको यहाँ पे स्टेबलाइज और स्ट्रेंथ करने का काम करते हैं, उसको और बढ़ाते हैं। दे मेक द फोम डेंस सो दैट दे रिमेन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, तो ये हमारे फोम को जो है डेंस करते हैं ताकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमारा रह सके। फिर कुछ हमारे जर्मीसाइड और एंटी डैंड्रफ एजेंट आ जाते हैं, तो इनका भी यूज हम लोग यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से करते हैं अगर हमें लेना होता है। और कंडीशनिंग एजेंट तो ये हमारे जो है जैसे हमारा लैनोलिन हो गया, ऑयल हर्ब्स एक्सट्रैक्ट होती है, हमारे कंडीशनिंग करते हैं, ठीक है, कंडीशन मतलब कि शाइनी वगैरह बनाने का काम करते हैं हेयर को। और इसके अलावा थिकनिंग एजेंट की बात करो तो ये हमारे जो है थोड़ा सा हेयर को जो है थिकनेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारा मेथाइल सेलुलोज वगैरह हो गया है ना। और सॉरी यहाँ पे ये शैम्पू को थिकनेस प्रोवाइड करते हैं, हेयर को नहीं, मतलब कि शैम्पू आपको पता होगा थोड़ा सा थिक होता है ना, थोड़ा सा ऐसा तो होता नहीं कि शैम्पू बहुत पतला सा होता है ना, शैम्पू थोड़ा सा थिक थिक हमारा होता है। वैसे शैम्पू को अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि शैम्पू को पहले हम लोग थोड़ा सा पानी के साथ डाइल्यूट करना चाहिए हमें, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही थिक और कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है, तो वो थिक कैसे होता है, वो हमारा थिकनिंग एजेंट हम लोग यूज़ करते हैं। और परफ्यूम्स की बात करें तो ये हमारा शैम्पू में जो है किसी भी टाइप का कह सकते हो एक एडेड परफ्यूम, मतलब कि एडेड जो है हमारा एक एडेड फ्रेग्रेंस को ऐड करता है। और प्रिजर्वेटिव्स की बात करें तो सिंपल सी बात है, ये हमारे जो है शैम्पू में माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। और कलर्स की बात करें तो भाई ये हमारे शैम्पू को जो है अलग अलग टाइप का कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, तो देखिए शैम्पू का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्योरीफाइड वाटर को हीट करेंगे 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पे इन अ मिक्सिंग टैंक, और उसके बाद हमारे जो भी वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि हमारे जैसे हमारा थिकनेस हो गया, प्रिजर्वेटिव होगा, उनको हम लोग मिला के उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू स्टर करते हैं जब तक वो डिजॉल्व ना हो जाए। उसके बाद ग्रेजुअली हम लोग सर्फेक्टेंट को ऐड करते हैं वाटर फेज में व्हाइल कंटिन्यूअस स्टरिंग टू अवॉइड फोमिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मिक्स करते हैं जब तक हमारा एक होमोजेनस सोल्यूशन ना बन जाए, और अगर हमारा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो भी इफ रिक्वायर्ड हीट ऑल सॉल्युबल इंग्रेडिएंट एंड देन स्लोली इनकॉर्पोरेट द ऑयल फेज इनटू द वाटर फेज। तो देखिए क्या होता है कि ना हमें कभी कभी ज़रूरत अगर हमें होती है तो हम लोग यहाँ पे कुछ ऑयल फेस को भी ऐड करते हैं, लेकिन नहीं होती तो नहीं करते हैं। तो अगर रिक्वायर्ड है तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो भी इंग्रेडिएंट उनको हीट करेंगे, फिर ऑयल फेस को वाटर फेस का मिक्स करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेक रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड ऐड हेक्सा मिथाइल सेलुलोज ग्लिसरीन परफ्यूम एंड अदर इंग्रेडिएंट। तो हम लोग जहाँ पे जो भी बचे हुए इंग्रेडिएंट हैं उनको भी ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद सभी को हम लोग यहाँ पे मिक्स करके एक प्रॉपर अपना यूनिफॉर्म शैम्पू बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे हमारे शैम्पू की जो है प्रिपरेशन देखने को मिलती है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने जो है कोल्ड क्रीम्स के बारे में। तो देखिए कोल्ड क्रीम्स हमारी क्या होती हैं भाई, कोल्ड क्रीम्स हमारे यहाँ पे हम लोग विंटर वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और बाकी देखिए ये हमारी होते क्या है, ये हमारे वाटर इन ऑयल इमल्सन होते हैं। वाटर इन ऑयल इमल्सन आप लोग समझ लो ना कि वाटर कम अमाउंट में होगा, ऑयल हमारा थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में होगा। और इसीलिए देखिए ठंडियों में हम लोग क्या करते हैं, हमारी जब स्किन बहुत ही रूखी हो जाती है तो कोल्ड क्रीम को अप्लाई करते हैं, है ना, क्योंकि ये हमारा जो है थोड़ा सा इनके अंदर ऑयली नेचर ज़्यादा होता है, और ये हमारा जो है कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करती हैं, इसीलिए इनको यहाँ पे थोड़ा सा कोल्ड क्रीम भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करती हैं। और बाकी हम लोग यहाँ पे इनका यूज भी ठंडियों में ज़्यादा करते हैं। और देखिए कूलिंग सेंसेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो हमारा वाटर होता है वो हमारा इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से कूलिंग सेंसेशन हमें देखने को मिलती है। और ये हमारा जो है स्किन को मॉइस्चराइज करता है, और यहाँ पे इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको जो है कोल्ड क्रीम के नाम से जानते हैं। अब इसमें हम लोग बात करें फॉर्मुलेशंस की, तो इसमें देखिए इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, हमारा वाइट बीज वैक्स होता है, मतलब पर 100 ग्राम में देखिए हमें ये सारी चीज़ जो है इतने इतने अमाउंट में देखने को मिलती है। जैसे वाइट बीज वैक्स हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, तो देखिए सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिनरल ऑयल ही देखने को मिलता है। बाकी डिस्टिल वाटर हो गया, बोरैक्स हो गया, परफ्यूम हो गए, कलर हो गए, वाटर हो गए।
तो ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो बीज वैक्स को हम लोग यहाँ पे वाटर बाथ पे लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, फिर हम लोग मिनरल ऑयल को ऐड करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट मिक्सचर बन जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अलग से वाटर को हीट करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस में एक सेपरेट कंटेनर में, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बोरैक्स को उसमें डिजोल्व करते हैं, ठीक है, जब तक डिजोल्व ना हो जाए, और ये हमारा सेकंड मिक्सचर बन जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये जो हमारा सेकंड मिक्सचर है उसको हम लोग यहाँ पे अपने फर्स्ट मिक्सचर के साथ ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग लास्ट में परफ्यूम को ऐड करके अपने हमारी फॉर्मुलेशन को यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया कोल्ड क्रीम का सिंपल सा। और उसके बाद हमारा जाता है वैनिशिंग क्रीम। तो वैनिशिंग क्रीम भी देखिए हमारी ऑयल बेस्ड इमल्सन्स होते हैं जो कि हमारा जो है एक थिन इनविजिबल लेयर फॉर्म करते हैं, ठीक है। और हमारा यहाँ पे देखिए इनका यूज हम लोग बेसिकली तब करते हैं जब हमें स्किन में पाउडर को अप्लाई करना होता है, जैसे क्योंकि ये पाउडर को ना एडहेयर यानी कि पाउडर को कह सकते हो स्किन के साथ जोड़े रखने में, एक चिपकाए रखने में ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो उसी टाइम हम लोग वैनिशिंग क्रीम का ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब वैनिशिंग क्रीम की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसका देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होना चाहिए, और ये हमारा प्योर वाइट कलर का होना चाहिए, और इसके अंदर बहुत ही एक माइल्ड स्मेल होनी चाहिए, और लोअर आयोडीन कंटेंट देखने को मिलना चाहिए। सारी इसकी प्रॉपर्टीज हो जाती है। और प्रिपरेशन मेथड की बात करें तो इसमें भी हम लोग यहाँ पे स्टेरिक एसिड को सबसे पहले वाटर बाथ में हीट करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पे मिक्स करते हैं अपने वाटर और ग्लिसरीन के साथ। उसके बाद हमारा जो भी ब्लेंड है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या स्टीयरिक एसिड को हीट किया वाटर बाथ पे, ठीक है, ये हमारा एक हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने अलग से अपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अपने वाटर के साथ जो है मिक्स किया, और यहाँ पे ग्लिसरीन के साथ, यानी कि देखिए ये हमारा एक अलग हो गया और ये हमारा एक अलग हो गया। अब जो ये वाला सेकंड वाला है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर और ग्लिसरीन का जो मिक्सचर है इसको हम लोग यहाँ पे हीट करते हैं 75 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे हमारा एक वाटर फेस बन जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा ये वाटर फेस बना है इसको हम लोग यहाँ पे मेल्टेड स्टीयरिक एसिड यानी कि इसी स्टीयरिक एसिड के साथ हम लोग यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये हम लोगों ने पहले अलग से बनाया, फिर ये इतना अलग से बनाया, इसको हम लोगों ने हीट किया, इसके बाद इसको इसमें मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हम लोग यहाँ पे फाइनली परफ्यूम ऐड करके हमारा फाइनल सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं। फिर लास्ट में देखिए हमारा जाता है टूथपेस्ट टेस्ट। तो टूथपेस्ट आप सभी को पता है भाई, हमारा जो भी सुबह सुबह हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं बहुत ही अलग अलग टाइप के, कोलगेट वगैरह हो गया, पतंजलि वगैरह हो गया, है ना। तो टूथपेस्ट क्लीन स्टेन्स एंड फ्रेशन ब्रीथ यूजिंग जेंटल एब्रेसिव एंड फ्लेवर्स मेकिंग देम द मोस्ट कॉमन डेंटल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे क्या होते हैं भाई, ये हमारे बहुत ही अलग अलग टाइप के फ्लेवर और एब्रेसिव, एब्रेसिव मतलब थोड़ा सा कह सकते हो, एब्रेसिव हमारे थोड़ा सा कह सकते हो एक कठोर मतलब थोड़ा सा हार्ड, मतलब एब्रेसिव आप लोग कैसे मतलब एब्रेसिव मतलब आप ऐसे समझो कि हमारा जो है यही हमारा वो एजेंट होता है जो कि हमारे टूथ टीथ को क्लीन करने का काम करता है ना। तो कुछ हमारे एब्रेसिव एजेंट्स होते हैं। अब इसके देखिए इसके फॉर्मुलेशन की बात करें ना तो इसमें भी देखिए, अब देखिए ये चार्ट देख के ना आप लोग घबराइए मत। अब इसमें कोई ऐसा जरूरी थोड़ी कि आपको सब लिख के आना है। अब आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप लोग को क्या क्या लिखना है। जैसे ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। अब इसमें ये एग्जाम्पल सब नहीं लिखना है, बस ये चीज़ थोड़ा आप लोग याद रखिए कि हमारा पॉलिशिंग एजेंट एब्रेसिव एजेंट होता है। अब इसके अंदर जैसे प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, अलग अलग टाइप हो जाते हैं। फिर हमारे कुछ फोमिंग एजेंट या फिर सर्फेक्टेंट आ जाते हैं। फिर हमारे यहाँ पे एजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर्मेशन ऑफ टूथ पे, जैसे कि हमें ह्यूमेक्टेंट हो गया, सीलिंग बाइंडिंग एजेंट, तो ये सभी चीज़ों को बाइंड करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ एजेंट हो गए जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पैलेटेबिलिटी, यानी कि देखिए पैलेटेबिलिटी मतलब कि भाई टूथपेस्ट को हम लोग यहाँ पे अपने माउथ के अंदर डालते हैं, है ना। तो अंदर मतलब डालने के लिए हमारा यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए ना, उसका एक स्वीट मतलब टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, फ्लेवर भी अच्छा होना चाहिए। हालांकि हम लोग खाते नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कि भाई बहुत ही कड़वा अगर होगा मान लो हम लोग माउथ में करेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना। तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए पैलेटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। और मिसलेनियस एजेंट्स की बात करें तो हम लोग यहाँ पे इसके अलावा जो है कुछ अपने कलरिंग एजेंट, वाइटनिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, थेरेपेटिक एजेंट, इन सभी का यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए सभी को अगर हम लोग यहाँ पे अलग अलग करके देखें तो पॉलिशिंग या फिर एब्रेसिव एजेंट हमारे वो होते हैं जो कि हमारे यूज किए जाते हैं टीथ क्लीनिंग के पर्पज़ के लिए, मेनली यही हमारे यूज होते हैं। और इनका कंसंट्रेशन हमें 20 से 50% देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा। ह्यूमेक्टेंट्स की बात करें तो ये हमारा थोड़ा सा मॉइस्चर लॉस को प्रिवेंट करते हैं टीथ के, ठीक है, मतलब कि करने के बाद ऐसा ना हो कि हमारा टूथ बिल्कुल हमारा ड्राई ड्राई सा हो गया है ना। और ये हमारा प्रिवेंट करते हैं क्विक ड्राइंग को और इन्हांस करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को, और ये हमारा 20 से 40% कंसंट्रेशन में देखने को मिलते हैं। बाइंडिंग एजेंट की बात करें तो ये हमारा सभी एजेंट को जो है बाइंड रखने में हेल्प करते हैं ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन सके। इंश्योर करते हैं हमारी कंसिस्टेंसी और थिकनेस को। इसके अलावा स्वीटनिंग एजेंट की बात करें तो स्वीटनिंग एजेंट जैसे कि हमारा सैकरिन सोडियम, ये हमारा एक स्वीटनेस प्रोवाइड करता है। फ्लेवरिंग एजेंट की बात करें तो ये हमारा जो है एक फ्लेवर प्रोवाइड करता है इसके अंदर, जैसे हमारा पेपरमिंट हो गया, स्पेयरमिंट हो गया, ये सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे मिंट के जो है कह सकते हो स्पेसीज होती हैं। तो ये सारे हमारे, इसके अलावा थाइमॉल जो है यूकाथाइनॉल, ठीक है, और यूकालाइथॉल हो गया, और हमारा एनिसीड ऑयल हो गया।
तो ये सारे हमारे हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं लगभग 0.5 से 1.5 कंसनट्रेशन में, 1.5% की कंसनट्रेशन में। कलरिंग एजेंट की बात करें तो कलरिंग एजेंट देखिए, दीज एजेंट्स परमिटेड एट कंसेंट्रेशन बिलो 0.01%। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात कि इस ये जो कलरिंग एजेंट का यूज हम लोग सिर्फ जो है 0.01 से भी कम परसेंट में करेंगे, यानी कि उससे ज़्यादा ये हमारा परमिटेड होता है, मना होता है अंडर द ईईसी कॉस्मेटिक डायरेक्टिव। ठीक है, तो ये हमारा एक यूएस बेस्ड ईईसी कॉस्मेटिक्स डायरेक्टिव है। ठीक है, तो इनके द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमारा ये जो है परमिटेड होता है। कैन बी ब्लेंडेड इनटू अ वाइल क्रीमी बेस टू एनहांस कंज्यूमर अपील एंड ड्राइव परचेसेस। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि हमारा कह सकते हो कंज्यूमर्स के एक मतलब कि एक थोड़ा सा कह सकते हो मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदे। जैसे कोलगेट आप लोगों ने देखा होगा प्योर वाइट कलर का होता है, तो उन सभी में हम लोग यहाँ पे कलरिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। वाइटनिंग एजेंट का बात करें तो ये भी हमारा जो है कह सकते हो थोड़ा सा वाइटनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ब्राइटनेस और वाइटनेस को बढ़ाने के लिए। प्रिजर्वेटिव की बात करें तो ये हमारा सिंपल सी बात है भाई, हमारा प्रिजर्वेटिव होगा जो कि हमारा ज़्यादा टाइम तक बचा के रखेगा। थेरापेटिक एजेंट की बात करें तो ये हमारा जो है कह सकते हो अगर हमें कुछ स्पेशल पर्पस के लिए चाहिए, कुछ हम लोग यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट चाहिए होता है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ थेरापेटिक एजेंट का भी यूज़ कर लेते हैं। अब प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन देखिए हमारा ड्राई गम वेट गम दो अलग अलग टाइप के मेथड होते हैं। तो ड्राई गम में देखिए क्या होता है, ड्राई गम में हम लोग सबसे पहले ऑल सॉलिड कंपोनेंट लाइक एब्रेसिव बाइंडिंग एजेंट को हम लोग मिक्स कर लेते हैं ड्राई मिक्सर में, और लेकिन यहाँ पे सर्फेक्टेंट को हम लोग यहाँ पे अभी एक्सक्लूड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। द मिक्सर में यूज स्लो स्पिनिंग ब्लेड्स। तो यहाँ पे हम लोग जो है स्लो स्पिनिंग यानी धीरे धीरे घूमने वाली जो है कह सकते हो एक ब्लेड्स का यूज कर सकते हैं, ताकि वो हमारा ग्रेजुअली जो है लिक्विड को ऐड कर सकें लाइक ह्यूमेक्टेन एंड वाटर टू ड्राई द मिक्सचर। बाकी द मिक्सिंग कंटिन्यूस अंटिल अ पेस्ट, और हम लोग मिक्सिंग को तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक हमारा पेस्ट ना बन जाए। और जो भी हमारे अदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि हमारा सर्फेक्टेंट फ्लेवरिंग एजेंट, इन सभी को हम लोग यहाँ पे फाइनली मिक्स करके वैक्यूम के अंदर, ठीक है, अंडर वैक्यूम हम लोग यहाँ पे इनको मिक्स करके हमारा एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने वेट गम मेथड के बारे में, तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें हमारा ऑल द लिक्विड पार्ट्स आर कंबाइंड टू क्रिएट लिक्विड फेस। तो इसमें क्या होता है, सभी लिक्विड पार्ट हमारे कंबाइन कर ले जाते हैं लिक्विड फेस बनाने के लिए। ठीक है, और इसमें हम लोग बाइंडिंग एजेंट को मिक्स कर देते हैं लिक्विड फेस के साथ जो है ताकि जो है इवन क्रूट म्यूसिलेज, म्यूसिलेज मतलब कि एक चिपचिपा गोंद टाइप का मिक्सचर होता है, तो हम लोग यहाँ पे म्यूसिलेज को बना लेते हैं। म्यूसिलेज में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा सॉलिड इंग्रेडिएंट होता है सर्फेक्टेंट को छोड़ के उनको हम लोग यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं इसी म्यूसिलेज में, और एक एजिटेशन यानी कि उसको कंटिन्यू हम लोग यहाँ पे जो है कह सकते हो हिलाते रहते हैं, ताकि वो हमारा प्रॉपर जो है एक स्मूथ पेस्ट बन सके। और जो भी लेफ्ट ओवर यानी बचे हुए इंग्रेडिएंट होते हैं जैसे कि हमारा सर्फेक्टेंट हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, कलरिंग एजेंट हो गया, ये सभी हम लोग यहाँ पे यूज करके हमारा एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। और ये सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे वैक्यूम के अंडर में ऐड करते हैं। ना बात करें हम लोग यहाँ पे अपने हेयर डाइज के बारे में, तो ये हेयर डाइज हमारे एक टाइप के केमिकल प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं चेंज द कलर ऑफ हेयर। तो देखिए हेयर डाइज का यूज या तो हम लोग यहाँ अपने ब्लैक कलर को जो है चेंज करके जो है मतलब हेयर डाई का यूज जैसे ब्राउन येलो रेड कलर, ठीक है, मतलब मेनली बहुत अलग अलग कलर भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर जो है मेनली इसका यूज जो है ग्रे कलर को ग्रे हेयर्स को ब्लैक करने में इसका यूज हमारा किया जाता है। तो ये हमारे हेयर डाइज होते हैं। बाकी देखिए दीज डाइज आर फॉर्मुलेटेड टू कंटेन वेरियस एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट अल्टर द नेचुरल पिगमेंट ऑफ हेयर। तो ये हमारे जो है नेचुरल पिगमेंट ऑफ हेयर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब आइडियल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखिए हमारे स्टेबल होना चाहिए, हमारा जो है हेयर को इवनली कलर करना चाहिए, और ये हमारे हेयर शाफ्ट यानी कि जो हमारा बाल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, यानी कि जो हमारे एक्चुअल बाल होते हैं जो हमारे ऊपर दिखते हैं। देखिए हेयर के दो पार्ट होते हैं, एक हेयर शाफ्ट होता है, एक हेयर रूट होता है। तो हेयर रूट तक तो वो जा भी नहीं सकती है डाई, ठीक है, लेकिन जो हेयर शाफ्ट होता है उसको भी हमारा डैमेज नहीं करना चाहिए। बाकी दिस शुड नॉट लीड टू लॉस ऑफ नेचुरल शाइन, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेयर इसको लगाने से नेचुरल शाइन चली जाए। बाकी नेचुरल मॉइस्चर ऑफ हेयर मस्ट नॉट बी लॉस्ट। बाकी ये हमारे इरिटेंट नहीं होना चाहिए, हमारा नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। टाइप्स की बात करें तो हमारे बहुत अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे हमारा टेम्परेरी हेयर डाई हो गए जो कि हमारे सिर्फ 1 से 2 वॉश तक लास्ट करते हैं, और ये हमारे सिर्फ हेयर शाफ्ट को जो है कोट करते हैं, ठीक है, मतलब उस पर कोई अंदर तक जाते नहीं है, पेनिट्रेट नहीं करते हैं, सिर्फ उसको एक ऊपरी लेयर पे कोट करते हैं। फिर हमारे कुछ सेमी परमानेंट हो जाते हैं। सेमी परमानेंट मतलब कि ये हमारा थोड़ा सा कह सकते हो ये हल्का सा तो पेनिट्रेट करते हैं लेकिन बहुत ही डीपली नहीं करते हैं, बहुत ही लाइट सा पेनिट्रेट करते हैं। तो ये लगभग 6 से 8 वॉशेज तक लास्ट करते हैं। और फिर लास्ट हमारा जाता है परमानेंट डाइज। तो परमानेंट डाइज का देखिए, परमानेंट का मतलब ये भी नहीं कि एकदम परमानेंट, लेकिन परमानेंट का मतलब ये है कि जो बाल यानी कि जिस बाल पे वो डाई लग जाती है तो वो बाल जब तक यहाँ पे
वो बाल जब तक यहाँ पे रूट से नया नहीं आता है तब तक यहाँ पे वो लास्ट करती हैं, क्योंकि ये हमारे हेयर शाफ्ट को यहाँ पे पेनिट्रेट कर देती हैं, यानी कि बालों के अंदर तक घुस जाती हैं, है ना। तो ये हमारा लास्ट करती हैं अनटिल हेयर ग्रोज आउट, और ये हमारा जो है एक केमिकल रिएक्शन को इन्वॉल्व करती हैं जो कि परमानेंटली हमारे हेयर स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। नेचुरल नेचुरल डाइज की बात करें तो नेचुरल डाइज, ठीक है, नेचुरल डाइज, सॉरी, नेचुरल डाइज। तो नेचुरल डाइज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारे प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट होते हैं, जो प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से मिलके बने होते हैं, जैसे कि हेना, इंडिगो, कॉफ़ी। और बाकी देखिए ये हमारे इनके अंदर कोई भी सिंथेटिक इंग्रेडिएंट देखने को नहीं मिलता है। और इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो बहुत ही सिंपल है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो भी हमारा नेसेसरी रॉ मटेरियल उसको हम लोग यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे, यानी इसको हम लोग लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रिपेयर करेंगे स्टार्टिंग मटेरियल को। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने कैरी करेंगे स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को या फिर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को, जो भी हमें रिक्वायर्ड होगी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आइसोलेट करेंगे, प्योरीफाई करेंगे डाई को, ठीक है, इम्प्योरिटी ऑफ बाई प्रोडक्ट से। देखिए ये चीज़ आप लोगों को समझनी हो तो आप लोग यहाँ पे फार्माकोग्नोसी का लेक्चर देखना है, ये बिल्कुल वहीं से सिमिलर है। और फॉर्मुलेट द डाई इनटू अ यूजेबल फॉर्म, उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको पाउडर या फिर लिक्विड फॉर्म में जो है फॉर्मुलेट कर लेते हैं। और फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने लास्ट कॉस्मेटिक्स के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन के बारे में बात करते हैं कि सनस्क्रीन हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर रिफ्लेक्ट कर देते हैं हमारे यूवी रेज को। यानी कि देखिए सन से आने वाली जो हार्मफुल यूवी रेज होती हैं, या तो ये उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं यानी वापस भेज देते हैं, या तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्किन तक पहुँचने से रोक देते हैं। दस दे प्रोवाइड प्रोडक्शन अगेंस्ट सनबर्न, और ये सनबर्न से प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए ये हमारे अलग अलग वेरियस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि लोशन, स्प्रे, जेल और फिर क्रीम। और दे आर ऑल्सो एडेड इन द स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट, और ये स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट में भी यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारी लाइट स्किन होती है वो सन डैमेज के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होती है, यानी कि सन डैमेज के लिए वो ज़्यादा कह सकते हो एक सेंसिटिव होती है सन डैमेज के लिए, है ना, डार्क स्किन से। और मैनी सनस्क्रीन ऑन दी अदर हैंड आर एडेड विथ टैनिंग पाउडर टू हेल्प द स्किन टू डार्कन और टैन। और इसके अलावा यहाँ पे जो है टैनिंग पाउडर भी देखने को मिलता है, जो कि स्किन टैन से बचाता है, सन टैन से बचाता है। आइडियल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये हमारा नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट होना चाहिए, ये हमारा नेचुरल होना चाहिए, ये हमारा जो है स्टेबल होना चाहिए, हीट लाइट या फिर हीट वगैरह लाइट वगैरह से स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये हमारा जो है यूवी रेज को जो है एब्जॉर्ब करना चाहिए, और इसकी जो है एब्जॉर्प्शन रेंज लगभग जो है 280 से 320 नैनोमीटर तक देखने को मिलती है। और इट शुड नॉट गेट रैपिडली एब्जॉर्ब, और ये हमारा रैपिडली, देखिए सनस्क्रीन क्या होता है ना कि बहुत रैपिडली एब्जॉर्ब नहीं होती है ना, ये चीज़ थोड़ा सा आप समझिएगा कि ऐसा नहीं होता कि सनस्क्रीन आप लोगों ने लगाया तो तुरंत, लगभग उसको थोड़ा टाइम लगता है, और टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि वो हमारा एक लेयर फॉर्म करती है ना। और इट शुड बी रेडली सॉल्युबल इन सुटेबल व्हीकल में सॉल्युबल होना चाहिए ना। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो देखिए ये हमारे इसके अंदर हमारे कुछ ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड देखने को मिलते हैं, जो कि हमारा एब्जॉर्ब करते हैं यूवी लाइट को, और इसके अलावा कुछ हमारे इनऑर्गेनिक पार्टिकुलेट भी देखने को मिलते हैं, जो कि हमारा क्या करते हैं, जो कि हमारा जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, स्कैटर करते हैं या फिर ऑब्जॉर्ब कर देते हैं हमारे यूवी लाइट को। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फॉर्मुलेशन के बारे में तो देखिए इसके अंदर हमें क्या क्या फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट देखने को मिलता है। तो एक हमारा देखिए, एक हमारा इसके अंदर फेस ए होता है जिसके अंदर हमारे ये सारे इंग्रेडिएंट हो गए, फिर एक हमारा फेस बी होता है जिसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट हो गए, और एक हमारा फेस सी होता है जिसके अंदर हमारे ये सारे इंग्रेडिएंट हो गए। अब प्रिपरेशन में देखिए हम लोग करते क्या हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फेस और फेस बी को हीट कर लेते हैं सेपरेटली, और उसके बाद फेस सी को भी हम लोग यहाँ पे हीट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फेस सी को जो है अलाउ करते हैं कूल होने के लिए 45 डिग्री सेल्सियस पे, और उसके बाद हमारा फेस या फेस बी के साथ यहाँ पे ऐड करके हमारा एक मिक्सचर बना लेते हैं, जो है कंटिन्यू स्टर के साथ, यानी कि कंटिन्यूस को चलाते हुए हमारा एक होमोजीनियस सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा अपने कॉस्मेटिक्स को, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल एरोसॉल्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें अपने एरोसॉल्स के बारे में, तो एरोसॉल्स क्या होते हैं। देखिए एरोसॉल्स जैसे आप लोगों ने डिओड्रेंट देखा, तो डिओड्रेंट किस तरह का होता है भाई, डिओड्रेंट में एक ऊपर एक स्प्रे लगा होता है, स्प्रे जब आप लोग यहाँ पे प्रेस करते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है भाई, डिओड्रेंट हमारा बाहर आता है, तो वही हमारा एरोसॉल का सिस्टम होता है, ठीक है, यही हमारा एरोसॉल सिस्टम होता है। अब इसी तरीके से हमारे फार्मास्यूटिकल एरोसॉल्स होते हैं जिसके अंदर हमारे कह सकते हो स्प्रे के अंदर हमारी कुछ दवाएं होती हैं, ठीक है, जो हम लोग स्प्रे करते हैं, जैसे कि हमारा अस्थमा पंप हो गया, ठीक है, तो ये सभी हमारे एरोसॉल्स के अंदर आते हैं।
तो देखिए एरोसॉल्स हमारे क्या होते हैं, एरोसॉल्स आर प्रेशराइज्ड प्रोडक्ट, और ये हमारे देखिए ये हमारे प्रेशराइज्ड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि इनके अंदर क्या होता है भाई, इनके अंदर हमारी जो गैस या फिर जो भी हमारा कंपोनेंट होता है, जो भी लिक्विड होता है, वो बहुत ही प्रेशराइज भरा होता है, कि जैसे हम लोग उसको प्रेस करते हैं वो बहुत तेजी से बाहर आता है ना। तो ये हमारे प्रेशराइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं दैट रिलीज एक्टिव इंग्रेडिएंट्स व्हेन एक्टिवेटेड। और जैसे हम लोग यहाँ पे उसको स्प्रे करते हैं, यहाँ से प्रेस करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो वो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को रिलीज करता है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टू बर्न्स स्मॉल कट्स इन्फेक्शंस एंड डिफरेंट स्किन कंडीशंस, तो फार्मास्यूटिकल एरोसॉल्स का यूज हम लोग भाई सिंपल सी बात थेरापेटिक एजेंट की तरह करेंगे, जो कि हमारा बर्न्स कट्स इन्फेक्शंस इन सबको ट्रीट करने में यूज करेंगे। एरोसॉल प्रोडक्ट रिलीज देयर कंटेंट एज अ फाइन मिस्ट स्प्रे। और ये देखिए ये भाई इस जो भी हमारा एरोसॉल्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने सेंट यूज किया, हमारा डिओड्रेंट होता है, वो क्या होता है भाई स्प्रे के फॉर्म में बाहर आता है ना, तो हमारा फाइन मिस्ट स्प्रे की तरह होता है, या फिर फोम या फिर कंटिन्यूस स्ट्रीम की तरह भी हो सकता है। जैसे फोम की बात करें तो होली में आप लोगों ने देखोगे जो हमारे फोमिंग एजेंट होते हैं ना, फोम कलर्स होते हैं, तो वो सारे हमारे कह सकते हो फोमिंग एजेंट। हालांकि ये हमारा एरोसॉल्स फार्मास्यूटिकल अलग हो जाते हैं ना, बट समझने के लिए आप लोग समझ सकते हो। फार्मास्यूटिकल एरोसॉल्स डिलीवर मेडिकेशन डायरेक्टली टू द लंग्स। अब जैसे कि हमारा अस्थमा पंप हो गया, तो वो क्या करता है भाई, अस्थमा वगैरह के पेशेंट में डायरेक्टली लंग्स में हमारे जो है मेडिकेशंस को डिलीवर करता है। और अगर हम लोग यहाँ पे एडवांटेजेस की बात करें तो भाई बहुत सारे, विदाउट इम्पैक्टिंग द रेस्ट विच इज एसेंशियल फॉर डिलीवरिंग स्टेराइल फॉर्म्स लाइक सेलाइन प्रोडक्ट एरोसॉल्स फॉर वोंड क्लीनिंग। देखिए इसको आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे आप लोगों ने जब एक बार यहाँ पे हमारा जो भी स्प्रे हो, जो भी बॉटल होती है सेंट वाली, ठीक है, उसको स्प्रे किया, तो एक बार स्प्रे किया तो जितना प्रोडक्ट एक बार में बाहर आया वो बाहर आ गया, लेकिन जो अंदर रह गया वो तो हमारा बिल्कुल सेफ रह गया ना। यानी कि देखिए अ डोज कैन बी रिमूव, यानी एक बार में आप लोगों ने जब एक बार प्रेस किया उसको, ठीक है, तो प्रेस करने के बाद क्या हुआ, एक बार में डोज बाहर आई, लेकिन जितनी डोज बाहर आई उसने क्या हुआ, उसने बाकी को तो इम्पैक्ट किया नहीं, यानी विदाउट इम्पैक्टिंग द जो अंदर है हमारे एरोसॉल के अंदर, उसको यहाँ पे उसने इम्पैक्ट नहीं किया, बल्कि वो उसको इम्पैक्ट किए बिना खुद हमारे यहाँ पे बात करें तो कुछ हमारे ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर सेंसिटिव मेडिसिन होती हैं, जो कि हमारे एरोसॉल्स के अंदर बहुत ही स्टेबल होती हैं, क्योंकि भाई एरोसॉल्स के अंदर क्या होता है, हमारे एक कैन होता है, उसके अंदर सब स्टेबल बना रहता है। अ क्लीन डोज ऑफ मेडिकेशन इज प्रोवाइडेड। तो देखिए एरोसॉल हमारा क्या होता है, बहुत ही क्लीन डोज प्रोवाइड करता है ना, बहुत ही सिंपल सी बात है। और ये हमारा टेम्पर प्रूफ क्लोजिंग सिस्टम। टेम्पर प्रूफ की मतलब, टेम्पर प्रूफ आप लोग ऐसे समझिए, जैसे जैसे आप लोग कुछ हमारी ऐसी प्रोडक्ट होते हैं ना, कि उनको आप लोग लाते हो तो उसके ऊपर एक सील, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, मतलब उसको जब आप लोग ओपन करते हो तब हमारा वो ओपन होता है, जैसे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पर प्रूफिंग। तो इसी तरीके से एरोसॉल भी देखिए हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा टोटली कवर होता है ना, टोटली बंद होता है। बाकी देखिए अब प्रेशर पैकेज इज सिंपल एंड इजी टू यूज, और ये हमारा एक प्रेशर पैकेज होता है जो कि बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज होता है। और ये हमारे यहाँ पे एक जनरल और स्पेसिफिक दोनों तरीके से हमारा यहाँ पे यूज हो सकता है। तो ये हमारे इसके कुछ जो है एडवांटेज देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो देखिए डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये हमारा थोड़ा सा एक्सपेंसिव। बाकी देयर रिस्ट्रिक्शंस मेनली स्टेम फ्रॉम द हाईली फ्लेमेबल फ्यूल्स। और यहाँ पे देखिए जो एरोसॉल्स होते हैं उनके अंदर जो फ्यूल यूज होता है बहुत ही हाईली फ्लेमेबल होता है। जैसे अगर कभी भी आप लोग डिओड्रेंट वगैरह को आग के पास लेके जाओगे तो बहुत तुरंत आग पकड़ लेगा, कभी भी ये गलती आप लोग करिएगा मत। तो ये बहुत ही हाईली फ्लेमेबल फ्यूल्स होते हैं इनके अंदर। और ड्यू टू ट्रेस मेटल फाउंड दे दैट वाई समटाइम्स ड्रग्स आर कंटामिनेटेड। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो हमारा एरोसॉल के कैंस होते हैं तो समटाइम्स उनके अंदर कुछ ट्रेस मेटल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमारे ड्रग को जो है कंटामिनेट। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए कुछ हमारे एमडीआई यानी कि मीटर डोज इनहेलर्स होते हैं। मीटर डोज इनहेलर्स हमारे वो इनहेलर्स होते हैं जिसमें एक बार में एक फिक्स दवा बाहर आती है, मतलब एक बार में एक मीटर्ड डोज होती है, जो कि वही फिक्स डोज हमारी बाहर आती है। जैसे एक बार आप लोगों ने अगर स्प्रे, एक बार आप लोगों ने प्रेस किया तो एक बार में एक सफिशिएंट क्वांटिटी ही बाहर आएगी, फिक्स क्वांटिटी रहती है। तो देखिए मीटर्ड डोज इनहेलर्स में क्या होता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू कोऑर्डिनेट द वॉल्व एक्टिवेशन विथ इनहेलिंग। जैसे कि आप लोगों ने क्या किया भाई, हमारे वॉल को एक्टिवेट किया, वॉल को प्रेस किया, तो वो एक बार जब आप लोगों ने वॉल को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, तो उसको तुरंत इनहेल भी कर लेना चाहिए, यानी उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी होता है। और टिपिकल एप्लीकेशंस, टॉपिकल एप्लीकेशंस कूल क्विकली पोटेंशियली। और देखिए क्या होता है, जैसे भाई एरोसॉल आप लोगों ने मान लीजिए, जैसे एरोसॉल प्रिपरेशन है उसको आप लोगों ने स्प्रे किया कहीं पे कहीं, और वो मान लीजिए वो इंजर्ड स्किन है, तो क्या होता है जैसे स्प्रे करते हो ना तो थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है, जो कि इंजर्ड स्किन को और ज़्यादा थोड़ा सा कह सकते हो हार्म कर सकती है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हमें देखने को मिल जाता है। बात करें अपने कंपोनेंट ऑफ एरोसॉल्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए एरोसॉल्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। तो सबसे पहला हमारा कंटेनर आ जाता है।
अब कंटेनर देखिए, यही जो हमारा बाहरी, देखिए कुछ इस तरीके से हमें एरोसॉल देखने को मिलता है। ये हमारा जो है एक स्प्रे नोजल होता है, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे एक्चुएटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग प्रेस करते हैं तो हमारा इंग्रेडिएंट यहाँ पे बाहर आता है। ये हमारे वॉल्व होती है, ये हमारा जो है ट्यूब होता है जो कि इसमें डिप होता है। ये हमारे यहाँ पे सोल्यूशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेलेंट। ऐसी लिक्विड या फिर ऐसी गैस होती हैं जो कि बहुत ही हाई प्रेशर के साथ यहाँ पे इसके अंदर फिल होती हैं, और ये इतनी हाई प्रेशर के साथ फिल होती हैं, इसीलिए क्या होता है, जैसे ही आप लोग यहाँ पे स्प्रे करते हो तो इंग्रेडिएंट यहाँ पे बहुत तेजी से बाहर आता है, क्योंकि इतने हाई प्रेशर के साथ ये अंदर फिल होती हैं कि जैसे यहाँ पे आप लोग दबाते हो तो बहुत तेजी से बाहर प्रेशर फेंकता है ना। इसी वजह से ये हमारा जो है प्रोपेलेंट क्या होता है, हमारे जो भी इंग्रेडिएंट है उनको यहाँ पे बहुत अच्छे से बाहर फेंकने में हेल्प करते हैं। तो वो अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके अच्छे से। कंटेनर होते हैं उनको यहाँ पे जो है कम से कम 140 से 180 पीसीआई का प्रेशर यहाँ पे झेलना चाहिए, और लगभग जो है 130 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे हमारे यहाँ पे जो है बैलेंस होना चाहिए। एंड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ शेल, वॉल्व, डिप ट्यूब। और इसके अंदर देखिए क्या क्या होता है भाई, शेल, शेल मतलब यही जो आउटर कवरिंग हो गई, वॉल्व मतलब ये हमारा वॉल्व हो गया, डिप ट्यूब मतलब कि हमारा यहाँ पे ये डिप ट्यूब हो गई, और हमारा प्रेशराइज्ड लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट। और यहाँ पे देखिए प्रेशराइज्ड मतलब प्रेशराइज्ड फॉर्म में हमारा लिक्विफाइड प्रोपेलेंट देखने को मिलता है, और यहाँ पे देखिए लिक्विफाइड होता है, फिर हमारे कुछ प्रोपेलेंट के वेपर भी देखने को मिल जाते हैं। और ये हमारा जो है दो टाइप का हो सकता है। अब देखिए मेटल्स की बात करूँ तो ये हमारे बहुत ही अलग अलग टाइप के मेटल देखने को मिलते हैं, जैसे हमारा टिन प्लेटेड मेटल हो गया, टिन फ्री मेटल, टिन फ्री स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया। और ग्लास की बात करूँ तो इसमें भी हमारा एक अनकोटेड हो गया, एक प्लास्टिक कोटेड हो गया। तो इसमें देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो देखिए टिन प्लेटेड, जैसा कि इसका नाम ही है, तो इसमें हमारे टिन की एक प्लेटिंग देखने को मिलती है, मतलब कि टिन प्लेटेड होते हैं। दे आर दी हमारे वैसे ही स्टील कंटेनर होते हैं, लेकिन ये टिन से कोटेड होते हैं, ठीक है, बोथ साइड विथ टिन थिकनेस। और थिकनेस लगभग यहाँ पे, और देखिए इनकी थिकनेस को यहाँ पे अलग अलग नंबर, जैसे कि 25, 50, 100, तो इन सबकी अलग अलग थिकनेस देखने को मिलती है। और इनका साइज भी यहाँ पे जो है डायमीटर, इनका साइज जो है हम लोग यहाँ पे इसके डायमीटर और हाइट से मेजर करते हैं। अब टिन फ्री स्टील कंटेनर की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारे या तो इलेक्ट्रोलाइटिक क्रोमियम या फिर क्रोमियम ऑक्साइड कोटेड स्टील से मिलकर बने होते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ माइल्ड स्टील बेस कोटेड विथ क्रोमियम एंड क्रोमियम ऑक्साइड, और जो कि हमारा जो है क्रोमियम या फिर क्रोमियम ऑक्साइड से कोटेड होती है। और ये हमारा जो है कोरोजन से प्रोडक्ट यानी कि जंग वगैरह लगने से बचाती है। एल्यूमिनियम कंटेनर्स की बात करें तो देखिए ये हमारे लाइट वेट कंटेनर्स होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, और ये हमारे जो है कंपैटिबिलिटी इशू को भी रिड्यूस करते हैं, यानी कि हमारा जो ड्रग और यानी जो भी हमारा फॉर्मुलेशन है उसके साथ बहुत ही इजीली कंपैटिबल होते हैं। और कोरोजन रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे मतलब कि कोरोजन यानी कि जंग लगने से भी बचाते हैं। कोटिंग, और इसके ऊपर हमें यहाँ पे कुछ फिनोलिक या फिर विनाइल या फिर इपॉक्सी रेजेंस की फर्दर कोटिंग देखने को मिल सकती है, जो कि इंप्रूव करती है इसके रेजिस्टेंस को। और एक एनोडाइजेशन, ठीक है, एनोडाइजेशन हमारी एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जो कि क्रिएट करती है एक स्टेबल एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर को यहाँ पे हमारे एल्यूमिनियम कंटेनर पे जो है कह सकते हो एक क्रिएट करती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे एनोडाइजेशन बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील कंटेनर की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारे स्मॉल ड्यूरेबल होते हैं, और इनके अंदर कोई भी इंटरनल कोटिंग की जरूरत नहीं होती है। ये हमारे जो है हैंडल कर सकते हैं वेरियस मटेरियल्स मेकिंग देम आइडियल, और ये हमारे आइडियल होते हैं एरोसॉल्स के लिए। ग्लास कंटेनर्स की बात करें तो ग्लास कंटेनर्स थोड़ा सा कम यूज होते हैं, और इनके अगर यूज भी होते हैं तो इनके ऊपर हमें एक प्लास्टिक कोटिंग देखने को मिलती है, या तो ये फुली अटैच होती है तो वेंटेड मतलब कि थोड़ा सा परफोरेटेड होल्स भी देखने को मिल सकते हैं, विच प्रिवेंट, जो कि हमारा ब्रेकेज और आइडेंटिफिकेशन को हेल्प करती है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है, यूवी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। मतलब देखिए प्लास्टिक कोटिंग से हमारा जो है शॉक एब्जॉर्बेंस की प्रॉपर्टी आ जाती है, कंपैटिबिलिटी इशू, कोरोजन, ये सभी से बचाने का काम करती है। तो ये सारे हमारे इसके एडवांटेज हो जाते हैं ग्लास कंटेनर के। अब सेकंड हमारा आ जाता है इसके अंदर वॉल्व। तो वॉल्व देखिए हमारा जो है वॉल्व जो है कुछ इस तरीके से हमारे देखने को मिलता है। अगर आप लोग कभी जो है कोई भी यहाँ पे परफ्यूम वगैरह लो और उसके ऊपर का अगर आप लोग यहाँ पे जो अपर पार्ट होता है उसको हटा दो तो हमें यहाँ पे वॉल्व देखने को मिलेगा। तो एन एरोसॉल वॉल्व कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस फ्रॉम अ कंटेनर एम्स टू डिस्पर्स द कंटेनर इनटू अ फाइन मिस्ट। तो यहाँ पे देखिए यही वॉल्व होता है जो कि कंट्रोल करता है इसकी रिलीज को। बाकी इसके में देखिए अलग अलग टाइप होता है, जैसे कंटिन्यूअस स्प्रेइंग वॉल्व जो कि हमारा कंटिन्यू स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि हमारा अब इसके अंदर जैसे हमारा सम पार्ट हो, जैसे स्टेम हो गया, वॉल बॉडी हो गया, ठीक है, गैस कैट, स्प्रिंग माउंटिंग कैप, तो ये सारे हमारे इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हो जाते हैं। ये चीज़ इतना डिटेल में जानने की जरूरत है नहीं आप लोग को। बाकी हम लोग बात करें मीटरिंग वॉल्व के बारे में, तो इसके अंदर देखिए इसके अंदर कुछ फिक्स मीटर वॉल्व मतलब कि फिक्स अमाउंट में हमारा ड्रग बाहर आता है, जो कि हमारा लगभग 50 से लेके 150 +-10%, और +10% प्लस माइनस हो सकता है, बाकी लगभग 50 से 150 mg तक की ड्रग हमें एक बार में देखने को मिलती है, यानी मीटर होते हैं, फिक्स होते हैं।
अब एक्चुएटर की बात करें तो एक्चुएटर देखिए, एक्चुएटर भी हमारे अलग अलग टाइप के देखने को मिल सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का, है ना। तो एक्चुएटर हमारे क्या होते हैं भाई, जो कि हमारा फाइनली यहाँ पे जिससे हमारा ड्रग बाहर आती है, तो एक्चुएटर हमारा एडजस्ट करता है स्प्रे के एंगल को, अमाउंट को, शेप को, फाइनेस को, ठीक है, इन सभी चीज़ों को एडजस्ट करता है। अब टाइप्स की बात करें तो हमारा एक स्प्रे एक्चुएटर हो गया, जो कि हमारा स्प्रे करता है स्प्रे के फॉर्म में, ठीक है, बहुत ही। तो इसमें देखिए, इसमें हमारा प्रोडक्ट जो है कंसनट्रेट होता है और एज अ टीनी पार्टिकल हमारे जो है स्प्रे बाहर आते हैं, और लगभग 1 से 3 ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और ये हमारे क्या करते हैं, देखिए ये हमारा जो है वेपराइजेशन, एक्चुएटर ओपनिंग और इंटरनल पाथवेज को यूज करके हमारा पार्टिकल साइज को कंट्रोल करते हैं। मतलब कि वेपराइजेशन, एक्चुएटर ओपनिंग और इंटरनल पाथवे, इन तीनों को यहाँ पे यूटिलाइज करके जो हमारा एक्चुएटर होता है वो क्या करता है, हमारा पार्टिकल साइज को यहाँ पे कंट्रोल करता है। और फोम एक्चुएटर की बात करें तो ये हमारे एक्चुएटर थोड़ा सा इनकी लार्ज ओपनिंग देखने को मिल सकती है, ये हमारे फोम को जो है बाहर करते हैं, ठीक है, फोम रिलीज करते हैं। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने प्रोपेलेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए प्रोपेलेंट्स भाई हमारे क्या होते हैं, प्रोपेलेंट्स हमारे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे जो है, देखिए propellants are substances that used in aerosol products or pressurized containers to expel the content from the container when the valve is open। तो देखिए यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, जो कि हमारा क्या करता है, जो भी हमारा मेन कंटेंट होता है उसको एक्सपेल यानी उसको बाहर लाने में हमारा हेल्प करता है। दे क्रिएट द नेसेसरी प्रेशर इनसाइड द कंटेनर टू पुश द एक्टिव इंग्रेडिएंट आउट इन अ कंट्रोल मैनर, यानी कि एक नेसेसरी प्रेशर बना के रखता है जिससे हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो हमारा यहाँ पे एक जो है कंट्रोल मैनर में बाहर आ सके। बाकी देखिए दे आर टिपिकली गैसेज और लिक्विड्स दैट आर स्टोर्ड अंडर प्रेशर, और ये हमारे जनरली जो है गैस या फिर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जो कि हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ हमारे स्टोर होते हैं। अब प्रोपेलेंट्स देखिए हमारे 2 टाइप के होते हैं, कंप्रेस्ड गैस हो गया, लिक्विफाइड गैस हो गया, इसके अंदर भी अलग अलग टाइप हो गए, सॉल्युबल हो गए, नॉन सॉल्युबल, हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे कंप्रेस्ड गैस की बात करें तो कंप्रेस्ड गैस देखिए क्या होता है, इसमें हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी देखने को मिलते हैं, और ये हमारे कॉमनली यूज होते हैं एज अ कंप्रेस्ड गैस, ठीक है, प्रोपेलेंट में। और ये हमारा जो है ये हमारा जो है काफ़ी अच्छे प्रेशर के साथ हमारा स्टोर हो सकते हैं। अब इसमें भी हमारे कुछ सॉल्युबल गैसेज होती हैं, कुछ नॉन सॉल्युबल होती हैं, तो वो उतना, जैसे सॉल्युबल में हमारा NO2 हो गया, CO2 हो गया, नॉन सॉल्युबल में हमारा जो है N2 हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने लिक्विफाइड गैसेज के बारे में, तो देखिए लिक्विफाइड गैस हमारी क्या होती है, ये भी हमारी बहुत ही हाई प्रेशर के साथ हमारे यहाँ पे देखिए लिक्विफाइड गैस का मतलब होता है कि देखिए लिक्विफाइड गैस यूज्ड एज प्रोपेलेंट आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर, यानी देखिए होता क्या है कि ये जो लिक्विफाइड गैस का मतलब होता है कि जो रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे तो गैस फॉर्म में होती है, लेकिन यहाँ पे अगर इनका टेम्परेचर हम लोग काफ़ी कम कर दें ना तो ये हमारे लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है बाई कूलिंग और प्रेशर इंक्रीज, या फिर प्रेशर को इंक्रीज करके हम लोग यहाँ पे इनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट आर बिलो 70 डिग्री सेल्सियस एंड वेपर प्रेशर आर बिटवीन और 14 to 85 psi। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट लगभग जो है 70 से बिलो होना चाहिए, और लगभग इस तरह इसका प्रेशर वगैरह होना चाहिए। और ये भी हमारा जो है सेफ और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो ये सभी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए हमारा यहाँ पे जो है, अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोसॉल्स की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोसॉल्स की भी देखिए बहुत अलग अलग टाइप से इसकी मैन्युफैक्चरिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो देखिए फार्मास्यूटिकल एरोसॉल्स नीड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर प्रॉपर प्रिपरेशन एंड पैकिंग अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो इसकी मतलब देखिए इसके लिए थोड़ा सा स्पेशल स्किल वगैरह चाहिए होती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और इसके मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंट मेथड होते हैं, जिसमें से हम लोग यहाँ पे पहले 2 को थोड़ा सा देखेंगे, बाकी आप लोग कोई एक भी अच्छे से देख लेना तो उतना हो जाएगा। तो एक हमारा होता है कोल्ड फिलिंग, एक हमारा प्रेशर फिलिंग है, हमारा कंप्रेस्ड गैस होता है। तो प्रेशर फिलिंग और कोल्ड फिलिंग को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए कोल्ड फिलिंग की बात करें तो इसका देखिए इसका अपरेटस हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जिसमें हमारा एक यहाँ पे सिलेंडर देखने को मिलता है, सिलेंडर टाइप का अपरेटस होता है जिसके अंदर हमारा सारा मटेरियल फिल होता है, ठीक है। तो ये मटेरियल देखिए क्या होता है, ये मटेरियल हमारे इसके अंदर फिल होता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से ये जाता है और यहाँ पे ये जो राउंड कॉइल के फॉर्म में देखने को मिलता है, और ये हमारा जो है कूल्ड कंटेनर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से हमारा मिक्सचर जाता है, यहाँ पे हमारा बहुत ही लो टेम्परेचर पे हमारा ये कूल होता है, और यहाँ से फाइनली क्या होता है, यहाँ से फाइनली देखिए ये हमारा एरोसॉल कंटेनर होता है, जहाँ से ये हमारा फाइनली जो है इसमें आके फिल हो जाता है। तो यही इसका हमारे यहाँ पे जो है एक मशीनरी देखने को मिलती है। और बाकी अगर हम लोग प्रोसीजर की बात करें तो इसमें देखिए क्या होता है, दिस मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर हाइड्रोकार्बन एरोसॉल्स। देखिए सबसे पहली बात कि इसका यूज हम लोग यहाँ पे जो है मेनली अपने ऑयली सब्सटेंस में करते हैं। हाइड्रोकार्बन एरोसॉल्स वगैरह में इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सप्लोजन का रिस्क हो सकता है। तो इसमें देखिए हमारा क्या होता है, इसमें सबसे पहले बोथ द प्रोडक्ट एंड प्रोपेलेंट मस्ट बी कूल्ड एट -30 to -40। तो देखिए बहुत लो टेम्परेचर पे हम लोग यहाँ पे इसको कूल करते हैं, है ना। दिस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द प्रोपेलेंट गैस विथ ड्राई आइस एंड और
रेफ्रिजरेशन। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम लोग यहाँ पे प्रोपेलेंट गैस को लिक्विफाई कर सकें, है ना। तो देखिए हम लोगों ने अभी देखा था ना कि लिक्विफाइड गैस होती है हमारी, तो वही चीज़ होती है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो कूल्ड प्रोडक्ट कंसनट्रेट इज मेजर्ड इनटू अ कोल्ड एरोसॉल कंटेनर। तो देखिए इसमें जो भी हमारा कूल्ड प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग यहाँ पे अपने कोल्ड एरोसॉल कंटेनर में हम लोग मेजर करके और यहाँ पे अपने लिक्विफाइड गैस को ऐड कर देते हैं। और उसके हमारा इसके अलावा क्या होता है, देखिए थिक वेपर फ्रॉम द कोल्ड प्रोपेलेंट। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, जैसे जब प्रोपेलेंट होता है तो इसको हम लोग जब इतने लो टेम्परेचर पे कूल करते हैं तो देखिए कूल करने से क्या होता है, हमारे यहाँ पे एक बहुत ही थिक वेपर फॉर्म होती है। और जो थिक वेपर फॉर्म होती है तो जो भी कंटेनर के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा एयर वगैरह होती है ना उसको एक्सपेल कर देती है, यानी उसको बाहर भेज देती है। ये जो वेपर हमारा कोल्ड प्रोपेलेंट के द्वारा फॉर्म होती है, ये हमारा जो है जो भी एक्स्ट्रा अननेसेसरी एयर होती है कंटेनर्स में उसको एक्सपेल आउट कर देती है। द प्रोपेलेंट इज एडेड एंड द वॉल्व असेंबली सिक्योर। उसके अलावा हमारे यहाँ पे सब चीज़ें होके हमारे असेंबली सिक्योर हो जाती है। एडवांटेज की बात करें तो प्रोसेस हमारी बहुत ही इजी होती है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो हमारा ये जो है एक्वस प्रोडक्ट या फिर इमल्सन या फिर टेम्परेचर सेंसिटिव आइटम्स के लिए सुटेबल नहीं होता है। अब सेकंड मेथड हमारा इसके अंदर आ जाता है प्रेशर फिलिंग एपरेटस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाता है प्रेशर फिलिंग एपरेटस। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर, देखिए तो प्रेशर फिलिंग एपरेटस में देखिए क्या होता है कि हमारा प्रेशर फिलिंग एपरेटस होता है जो कि हमारा यूज किया जाता है हमारा प्रेशराइज्ड कंटेनर्स को मतलब कि जो है कंटेनर्स को जो है फिल करने में, ठीक है। मतलब इसमें हम लोग प्रेशर का यूज करते हैं। बाकी सच एज एरोसॉल कैंस, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हमारा एरोसॉल कैन में वगैरह में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। इट इंश्योर प्रिसाइज एंड सेफ फिलिंग अंडर प्रेशर, तो यहाँ पे प्रेशर का यूज करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे दीज एपरेटर्स आर कॉमनली एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज, तो हमारा वही चीज़ है कि फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक्स में हमारा इसका यूज होता है। प्रोसीजर की बात करें तो इसमें देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंटेनर को क्लीन करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे प्री फिल कर देते हैं वॉल्व सिस्टम से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा लिक्विड प्रोडक्ट है उसको हम लोग यहाँ पे कंटेनर में ट्रांसफर कर लेते हैं अंडर द कंट्रोल्ड प्रेशर। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना प्रेशराइज्ड गैस यानी कि जो भी हमारा प्रोपेलेंट होता है उसको हम लोग यहाँ पे इंजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कंटेनर में, टू अचीव द रिक्वायर्ड प्रेशर। जितना भी रिक्वायर्ड प्रेशर चाहिए होता है वो अचीव कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे कंटेनर को हम लोग यहाँ पे बहुत ही टाइटली सील करके हमारे प्रोपेलेंट को लीक होने से जो है बचाते हैं, ठीक है, और प्रेशर को मेंटेन करते हैं। और उसके बाद फाइनली हम लोग यहाँ पे फिल्ड कंटेनर आर टेस्टेड फॉर लीक्स प्रॉपर फिलिंग एंड प्रेशर कंसिस्टेंसी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली इसको चेक वगैरह करके हम लोग यहाँ पे फाइनल टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे प्रेशर फिलिंग हो जाती है। और फाइनली अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने इवैल्यूएशन ऑफ एरोसॉल्स के बारे में, यानी कि जो एरोसॉल हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया तो उसको हम लोग यहाँ पे इवैल्यूएट कैसे करेंगे कि हमारा एरोसॉल कितना अच्छा बना है कि नहीं बना है। तो देखिए इसके अलग अलग टेस्ट होते हैं। जैसे सबसे पहला टेस्ट आ जाता है वॉल्व फंक्शनैलिटी टेस्ट। तो इसमें देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग टेस्ट करते हैं कि हमारा वॉल्व जो है जो जो हमारा एरोसॉल का वॉल्व है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो इसका पर्पस देखिए, पर्पस हमारा वही है कि इंश्योर द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द वॉल्व सिस्टम, है ना। और प्रोसीजर की बात करें तो इसमें देखिए क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, मतलब बार बार हम लोग अपने एक्चुएटर और वॉल्व को ऊपर नीचे करके चेक करते हैं कि हमारा अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इवैल्यूएशन वॉल्व हमारा बहुत ही ओपन होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए प्रॉपरली विदाउट एनी टाइप ऑफ लीकेज। तो ये हमारा हो गया। प्रेशर टेस्ट की बात करें तो प्रेशर टेस्ट में देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा इंटरनल प्रेशर को मेजर करता है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे एक प्रेशर गॉज को लेते हैं जो कि हमारा मेजर करता है प्रेशर को इनसाइड द कैन, ठीक है। और यहाँ पे जो है चेक करता है कि रूम टेम्परेचर और एलिवेटेड टेम्परेचर कितना है, लगभग यहाँ पे 55 डिग्री सेल्सियस हमारा हो सकता है, ठीक है। और इवैल्यूएशन की बात करें तो प्रेशर शुड मीट, और ये हमारा जो है रेगुलेटरी स्टैंडर्ड है और रिमेन से मीट करना चाहिए और स्टेबल रहना चाहिए, ठीक है, अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस। अलग अलग कंडीशन में हमारा स्टेबल रहना चाहिए। और लीकेज टेस्ट की बात करें तो लीकेज टेस्ट देखिए क्या होता है, ये हमारा चेक करता है कि हमारा एयरसॉल के अंदर कोई लीकेज तो नहीं है। इसमें हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हमारा जो भी कंटेनर है उसको वाटर में डालेंगे, अगर लीकेज होगी तो तुरंत यहाँ पे वाटर में बबल्स देखने को मिलने लगेंगे जो कि हमारा टेस्ट कर देगा कि हमारा लीकेज है कि नहीं है। तो देयर शुड बी नो लीकेज, तो लीकेज होनी नहीं चाहिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट की बात करें तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपने एरोसॉल को जो है सेवरल टाइम्स यहाँ पे जो है एक्चुएट, यानी कि बार बार हम लोग यहाँ पे उसको जो है कह सकते हो स्प्रे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे कलेक्ट द प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वे और एनालाइज, उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको वेट करके और एनालाइज करेंगे कि हमारा कितना प्रोडक्ट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट अमाउंट डिस्पेंस शुड रिमेन कांस्टेंट। और देखिए इसमें होना क्या चाहिए कि जितना भी हमारा प्रोडक्ट हमारा हर बार में आ रहा है वो हमारा लगभग कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बार बार हमारा अलग अलग आ रहा है। और फ्लेमेबिलिटी टेस्ट की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा बहुत ज़्यादा आग वगैरह तो नहीं पकड़ रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक ओपन फ्लेम के नियर में ले जाके इस पर जो है कह सकते हो
स्प्रे करेंगे, ठीक है। तो स्प्रे करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि जो है कोई स्प्रे जो है आग तो नहीं पकड़ रहा है, इग्नाइट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। और या फिर हो रहा है तो कितनी दूर से हमारा हो रहा है, कितनी दूर तक हमारी फ्लेम प्रोपेगेट हो रही है, बढ़ रही है आगे, तो वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। और ये हमारा जो है मैच करना चाहिए सेफ्टी रेगुलेशन के अंदर में, ठीक है। तो वो ऑलरेडी प्री मेंशन होते हैं, उससे हम लोग यहाँ पे मैच कर लेते हैं। और पीएच और विस्कोसिटी टेस्ट की बात करें तो हम लोग यहाँ पे जो है पीएच को हम लोग एक पीएच मीटर और विस्कोसिटी विस्कोमीटर से हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो ये भी हमारा जो है स्पेसिफिकेशन से मैच होना चाहिए, है ना, एक लिमिट में होना चाहिए। माइक्रोबियल टेस्टिंग की बात करें तो इसमें हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे कि जो भी हमारा माइक्रोब्स हैं तो ज़्यादा माइक्रोब्स की ग्रोथ वगैरह तो नहीं देखने को मिल रही है। और फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करें तो लास्ट हमारा स्टेबिलिटी टेस्ट आ जाता है। तो ये हमारा टेस्ट करेगा, तो इसमें हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल्स में हम लोग यहाँ पे अपने एरोसोल को स्टोर करके चेक करेंगे कि उनमें कोई भी जो है चेंजेस तो नहीं आ रहे। तो नो सिग्निफिकेंट चेंज शुड अकर ड्यूरिंग द स्टोरेज, तो स्टोरेज के दौरान कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखा हमने अपने फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स को, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने पैकेजिंग मटेरियल साइंस के बारे में। तो बात करें हम लोग अभी पैकेजिंग मटेरियल साइंस के बारे में, तो देखिए इसमें आप लोग को पढ़ना क्या है, इसमें आप लोग को कुछ नहीं पढ़ना है। जो हमारे जितने भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी पैकेजिंग में जो भी हम लोग यहाँ पे मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि भाई हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं वो जनरली क्या क्या होता है, या तो प्लास्टिक में होते हैं या तो ग्लास में होते हैं, है ना। उनकी कैप या तो रबड़ वगैरह की होती है, तो या तो जो है एल्यूमिनियम या तो स्टील। तो ये जो भी कंटेनर्स या फिर कह सकते हो जो भी पैकेजिंग मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, तो उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पे इस वाले टॉपिक के अंदर पढ़ना है। मतलब उनके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे उनको सिलेक्ट करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज उनकी होनी चाहिए, वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए इसका इंट्रोडक्शन अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो पैकेजिंग इन्वॉल्व्स द टेक्निक्स फॉर रैपिंग एंड प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट्स फॉर शिपिंग स्टोरेज सेल अलॉन्ग विद द क्रिएशन एंड इवेल्युएशन ऑफ पैकेजेस। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है भाई कि पैकेजिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी हमारा उसको रैप करते हैं उसको, और रैप मतलब कि कवर करते हैं ना, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों ने जहाँ अपना प्रोडक्ट बनाया वहीं पे हमें काम है ना। हमें तो उसको बहुत दूर दूर भेजना है, हमें अलग अलग जगह पे भेजना है, तो हमें उसकी स्टोरेज भी करनी है, हमें उसको शिप भी करना है, हमें उसको सेल करना है। तो इन सभी चीज़ों के लिए पैकेजिंग बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है ना। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए पैकेजिंग प्रिपेयर्स प्रोडक्ट्स फॉर ऑफरिंग प्रोडक्शन प्रिजर्वेशन इन्फॉर्मेशन एंड प्रमोशन। अब देखिए भाई एक पैकेट से हमें क्या क्या देखने को मिलता है, जो भी हमारे पैकेजिंग होती है उसमें हमें सबसे पहली बात तो वो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है, दूसरा उसको प्रिजर्व करके रखता है, उसको बचा के रखता है काफ़ी लंबे टाइम के लिए, तीसरा उस पैकेजिंग में हमें क्या होता है भाई, हमें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है ना। उसमें प्रोडक्ट का नाम मेंशन होता है, उसका फॉर्मूला मेंशन होता है, उसके कंटेंट्स मेंशन होते हैं, उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कितनी क्वांटिटी में, सब चीज़ें, उसका प्राइस, वो सब चीज़ें हमारी पैकेजिंग पे ही तो होती है। और प्रमोशन देखिए, पैकेजिंग हम लोग जितनी अच्छी करेंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट का प्रमोशन होगा, है ना। क्योंकि पैकेजिंग से ही कंपनी का नाम पता लगता है, तो कंपनी का जो नाम वगैरह होता है वो सब किससे, पैकेजिंग से ही तो दिखता है हमें। तो उसका प्रमोशन कैसे होता है, पैकेजिंग से होता है। Now, choosing a package begins with assessing the product's physical and chemical properties, प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स एंड मार्केटिंग नीड्स। अब देखिए एक पैकेट को चूज करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोडक्ट की क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, कहीं वो पैकेट से जो है इंट्रैक्शन ना कर ले, उसमें क्या क्या प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स है, मतलब कि अगर मान लीजिए कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो हम लोग यहाँ पे अलग टाइप का मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए नॉर्मल है तो हम लोग किसी भी नॉर्मल प्लास्टिक वगैरह यूज कर लेंगे, और एडिशनल है तो हम लोग यहाँ पे मेटल कंटेनर्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद किस तरह की उसकी मार्केटिंग की नीड है, तो इन सभी चीज़ों पर हमारी पैकेजिंग जो है डिपेंड करती है कि हम लोग किस मटेरियल को चूज करेंगे अपनी पैकेजिंग में ना। अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि हमें यहाँ पे क्यों इसको पढ़ना चाहिए, तो इसमें देखिए सिंपल सी बात है कि भाई पैकेजिंग हमारी कह सकते हो, पैकेजिंग के बारे में जानना और पैकेजिंग, ये दोनों चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो हमारा प्रोडक्शन, क्योंकि जो पैकेजिंग होती है वो क्या करती है, हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है, हमारे मतलब उसको हार्म होने से बचाती है, ठीक है। ड्यूरिंग द हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज उसको एक शील्ड प्रोवाइड करती है ना। और उसके अलावा देखिए ये हमारे पेरिशेबल हमारे वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं, मतलब बहुत ना कह सकते हो बहुत जल्दी जो है डिग्रेड होने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो उनको यहाँ पे उनके लिए तो बहुत ज़रूरी होती है पैकेजिंग, क्योंकि वो यहाँ पे काफ़ी जल्दी ख़राब हो सकते हैं, मतलब कि वो कह सकते हो बहुत नाजुक टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अगर उनको थोड़ा सा भी गैस लाइट इन सबसे उनका इंट्रैक्शन हुआ तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो उनको यहाँ पे फ्रेश रखने के लिए, टेस्टी रखने के लिए, न्यूट्रिशियस बनाए रखने के लिए हम लोग यहाँ पे पैकेजिंग का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए प्रिवेंशन एंड सेल्फ लाइफ एक्सटेंशन। तो यहाँ पे देखिए भाई पैकेजिंग हमारे क्या करता है, हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे सेव करती है, क्योंकि वो यहाँ पे एक एडिशनल लेयर प्रोवाइड करती है। और दूसरा यहाँ पे उनको जो है उनकी सेल्फ लाइफ मतलब कि वो कितने टाइम तक यहाँ पे हमारे
कह सकते हो कितने ज़्यादा टाइम तक उनकी सेल्फ लाइफ होगी, कितने ज़्यादा देर तक ये हमारे जो है कह सकते हो यूज़ करने लायक रहेंगे, उन सबको बचाने में हमारा यहाँ पे बहुत ज़रूरी रोल प्ले करती है पैकेजिंग, क्योंकि वो हमारा एयर टाइट एक जो है कह सकते हो एयर टाइट हम लोग यहाँ पे पैकेजिंग करते हैं। जितने भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं ज़्यादातर पैकेजिंग जो है हमारी एयर टाइट होती है, ताकि एयर भी उसके अंदर ना जा पाए, क्योंकि एयर के अंदर भी बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट को ख़राब कर सकते हैं। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग और कुछ पॉइंट्स को देखें तो देखिए, फूड एंड ड्रिंक पैकेजिंग हेल्प कीप्स आइटम फ्रेश बाय रिड्यूसिंग एयर एंड मॉइस्चर एक्सपोजर। तो यहाँ पे देखिए स्पेशली जो हमारे फूड्स होते हैं, है ना, पैकेट फूड होते हैं, पैकेजिंग ड्रिंक्स होते हैं, जैसे कि हमारा जो भी रियल फ्रूट वगैरह जो आप लोग देखते हो, तो इन सब के लिए पैकेजिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो यहाँ पे उनको फ्रेश बनाए रखती है, उनको मॉइस्चर और एयर से बचाती है, ठीक है। और इसमें हम लोग यहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स वगैरह का भी यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे उसको बनाए रखने का काम करती है। कन्वीनियंस की बात करें तो देखिए सिंपल सी बात है भाई, क्लियर लेबल्स ऑन पैकेजिंग प्रोवाइड्स एसेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट यूज, डोजेज एंड प्रिपरेशन। तो सिंपल सी बात है भाई कि एक लेबल से हमें बहुत अच्छे से हमारे प्रोडक्ट की जो है नॉलेज मिल जाती है कि उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है हमारा, है ना, कस्टमर को सब चीज़ों की नॉलेज हो जाती है। बाकी देखिए पैकेजिंग सिंप्लीफाइज प्रोडक्ट विद फीचर्स लाइक इजी ओपन सील्स। तो यहाँ पे देखिए भाई जैसे हमारा जो पैकेजिंग होती है, तो अगर उसकी सील एकदम यहाँ पे मतलब अगर वो यहाँ पे सील है, ठीक है, तो वो चीज़ हमें पता चल जाती है कि हमारा प्रोडक्ट जो है ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि वो सील लगी रहती है। तो सील अगर टूटी होगी तो इसका मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है मतलब बंद सील वाले प्रोडक्ट ही लेने चाहिए। बाकी यहाँ पे देखिए टीयर स्टेप्स हो गया, और हमारे कुछ रीसेलेबल जिपर्स हो गए फॉर बेटर यूजर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे कुछ रीसेलेबल जिपर्स मतलब कि कुछ हमारी ऐसी पैकेजिंग होती है जिसमें हम लोग यहाँ पे एक जिपर होता है जिससे हम लोग उसको रीसील कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस को और बेटर बनाने का काम करती है। ना अगर हम लोग यहाँ पे मार्केटिंग की बात करें तो सिंपल सी बात है भाई, जो हमारा पैकेजिंग होती है, तो वो पैकेजिंग हमारी क्या करती है, ब्रांड की लॉयल्टी को रिफर करती है। जैसे एक पैकेट है, ठीक है, तो वो एक मतलब उसमें जो कंपनी होगी उसका कंपनी का नाम मेंशन होगा, तो उस कंपनी के नाम से क्या होगा भाई, जो एक एक मतलब कस्टमर है, ठीक है, उसको यहाँ पे उस कंपनी के, जैसे एक कंपनी का उसने प्रोडक्ट खरीदा, तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जब वो जाएगा तो वहाँ पे उसी कंपनी का अगर उसको पसंद आता है तो उसी कंपनी का खरीदना चाहेगा। तो वो कंपनी का नाम मेंशन होना भी बहुत जरूरी है, इससे लॉयल्टी मेंशन होती है। उसके बाद यहाँ पे गुड पैकेजिंग डिजाइन इज वाइटल फॉर सेल्स। और देखिए जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी, सिंपल सी बात है, उतना अच्छा हमारा प्रोडक्ट जो है बिकेगा, एज इट अट्रैक्ट अटेंशन इन्फ्लुएंस बाइंग डिसीजन, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या करता है, ये हमारा अट्रैक्शन को खींचता है, ठीक है, बाइंग डिसीजन यानी कि प्रोडक्ट को बाई करने के डिसीजन को थोड़ा सा बढ़ाता है, इन्फ्लुएंस करता है। और उसके बाद बूस्ट विजिबिलिटी, और जितना अट्रैक्टिव आपका पैकेजिंग होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्ट आपका स्टोर में जो है कह सकते हो दिखेगा, है ना, विजिबल ज़्यादा अच्छे से होगा। तो वही सारी चीज़ें होती हैं। बाकी सिक्योरिटी की बात करें तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो है जब भी हम लोग प्रोडक्ट को शिप करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें हमारा जो है प्रोडक्ट खराब ना हो जाए, सभी चीज़ों को बचाने का भी काम करता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो हमारी टेम्पर रेजिस्टेंट सील्स होती हैं, तो टेम्पर जैसे कुछ कुछ हमारे ऐसी पैक जैसे मेनली जो लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं, उनमें क्या होता है, जब भी आप लोग ढक्कन को खोलते हो तो एक एडिशनल सील लगी होती है, उसको आप लोग को उजाड़ना होता है, तो उसको आप लोग को हटाना होता है। तो वो क्या होता है, वो हमारा टेम्पर रेजिस्टेंट प्रूफ होती है, टेम्पर रेजिस्टेंट पैकेजिंग होती है। तो मान लीजिए अगर वो हमारी पहले से हटी हुई है, पहले से निकली हुई है, ठीक है, वो जो टेम्पर है वो अगर पहले से निकला हुआ है, तो उसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट जो है किसी और ने यूज़ कर लिया है। तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा जो है कह सकते हो हमें जो है थेफ्ट रिस्क यानी कि प्रोडक्ट के पहले से ही यूज होने वाले रिस्क से बचाता है। ये सारी चीज़ों से हमें यहाँ पे बचाने का काम करता है। और उसके बाद प्रोपोर्शन कंट्रोल, तो देखिए यहाँ पे हमारे कुछ जैसे अब जैसे जो हमारी पैकेजिंग होती है वो हमें अलग अलग टाइप से देखने को मिलती है। कुछ हमारे सिंगल सर्विंग पैक होते हैं, कुछ हमारे कह सकते हो मल्टीपल बल्क आइटम्स होते हैं। तो उन सभी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे अलग अलग जो है पैकेजिंग करके उनको एक कन्वीनियंट फॉर्म में जो है डिलीवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारा जो सील्ड मिल्क बॉटल्स होती हैं, जैसे आजकल आपको पता है कि जो भी मिल्क है वो पैकेट्स में मिलता है, सील्ड होता है, तो उसके लिए कस्टमर को कोई एडिशनल यहाँ पे अलग से जो है अपना खुद का कंटेनर लाने की जरूरत नहीं होती है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि कस्टमर डू नॉट हैव टू ब्रिंग देयर ऑन कंटेनर। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों से हमें यहाँ पे पैकेजिंग जो है एक रिलीफ दिलाने का काम करती है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैकेजिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो भी पैकेजिंग है वो हमारी एक एफडीए रेगुलेशंस होते हैं उनके उनसे अप्रूव होनी चाहिए, और हमारे हार्मफुल इफेक्ट से यहाँ पे फ्री होनी चाहिए। बाकी देखिए ये दे मस्ट नॉट इंटरेक्ट विद प्रोडक्ट और इट्स इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे देखिए जो भी प्रोडक्ट है या फिर उसका जो इंग्रेडिएंट्स है उससे हमारी पैकेजिंग जो है रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। शुड नॉट ऐड एनी स्मेल और फ्लेवर, और कोई भी स्मेल और फ्लेवर जो है पैकेट का जो हमारे प्रोडक्ट में ऐड नहीं होना चाहिए। बाकी देखिए द पैकेजेस मस्ट बी टेम्पर प्रूफ, और ज़्यादातर पैकेजिंग हमारी टेम्पर प्रूफ होनी चाहिए
ताकि वो उनकी इंटीग्रिटी और जो है रिप्लेसमेंट से, टेम्परिंग से बचा सकें। बाकी देखिए, दे मस्ट प्रोडक्ट मटेरियल्स फ्रॉम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन। तो इन सभी चीज़ों से हमारी पैकेजिंग को भाई बचाना ही चाहिए हमारे प्रोडक्ट को, क्योंकि वही हमारा मेन एम होता है। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने मटेरियल्स यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस की, तो यहाँ पे देखिए बहुत अलग अलग टाइप के मटेरियल हमारी पैकेजिंग में यूज होते हैं। जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, मेटल्स हो गए, कुछ हमारे फाइबरस मेटल्स हो गए, फॉयल्स हो गए, फिल्म्स हो गए। तो ये सब लगभग अगर मेनली हम लोग यहाँ पे देखें ना, तो ये चार टाइप है, ग्लास, प्लास्टिक, रबर और मेटल, ये चार टाइप की पैकेजिंग हमें यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने यहाँ पे ग्लास के बारे में। तो ग्लास देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पैकेजिंग मटेरियल जो होता है वो हमारा होता है ग्लास। क्योंकि ये देखिए, ये क्या होता है, वैसे ज़्यादातर चीज़ें तो प्लास्टिक में आती है, लेकिन ग्लास हमारा सबसे सेफ और सबसे इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ चॉइस होता है ना, कि हमारा पैकेजिंग के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे इफेक्टिव चॉइसिंग होती है हमारा ग्लास। बाकी देखिए, ग्लास हम लोग बात करते हैं, ग्लास इज कॉमनली यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग बिकॉज ऑफ इट्स प्रोटेक्टिव क्वालिटीज, एस्थेटिक अपील एंड वैरायटी ऑफ साइजेस एंड शेप्स। तो देखिए, ये हमारा क्यों मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि देखिए ये हमारे प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ग्लास में ज़्यादातर ये होता है कि ग्लास कभी भी यहाँ पे खुद से जो है हमारे प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, यहाँ पे एस्थेटिक अपील, यानी कि ग्लास जो है दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब कि कोई भी पैकेजिंग जब हमारी ग्लास में होती है तो काफ़ी अच्छी लगती है। और तीसरा, ये वैरायटी ऑफ साइजेस, यानी कि बहुत अलग अलग टाइप के साइज और शेप में हमारे अवेलेबल होती है। अब देखिए, ग्लास हमारा केमिकली काफ़ी स्टेबल होता है, इम्परमिएबल, यानी कि देखिए इम्परमिएबल का मतलब कि कोई भी गैस वगैरह या फिर कुछ भी है तो ग्लास को परमिएट नहीं कर सकता। परमिएट मतलब कि ग्लास को जो है आर पार नहीं कर सकता, ग्लास के अंदर नहीं जा सकता। और यहाँ पे देखिए, ये काफ़ी स्ट्रांग भी होता है और एफडीए अप्रूव्ड होता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी ग्लास के साथ देखने को मिलती है, जो कि हमें पता है कि ये हमारा बहुत ही ज़्यादा फ्रजाइल नेचर का, यानी कि बहुत ही नाजुक होता है ना, बहुत जल्दी टूट जाता है, हैवी होता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा कॉस्टली देखने को मिलता है। तो ये हमारे ग्लास के थोड़े से डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने टाइप्स ऑफ ग्लास की, जिसको हम लोग यहाँ पे अपनी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के अंदर यूज करते हैं, तो टाइप 1 हमारा सबसे पहले आ जाता है बोरोसिलिकेट ग्लास। तो देखिए, टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास होता क्या है, इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें हमें यहाँ पे बहुत ही हाई परसेंटेज में सिलिका और बोरिक ऑक्साइड देखने को मिलता है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए, ये हमारा हाईली रेजिस्टेंट होता है थर्मल शॉक और केमिकल इंटरेक्शन से, यानी कि इसमें कुछ बहुत इजीली हमारा जो है केमिकल इंटरेक्शंस वगैरह नहीं होती हैं, बहुत हार्डली होती है, बहुत मुश्किल से ही होती हैं। और यहाँ पे काफ़ी लो अल्कली कंटेंट देखने को मिलता है। देखिए, जो हमारा ग्लास होता है ना, तो उसमें हमें ज़्यादातर अल्कली देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग ग्लास के कुछ टेस्ट भी देखेंगे, तो उसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अल्कली ग्लास में एक मेजर कंपोनेंट होता है, तो जो कि बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अल्कली ना क्या होता है ना, रिलीज होने लगता है हमारे ग्लास से, जो कि हमारे केमिकल इंटरेक्शन कर सकता है हमारे प्रोडक्ट्स के साथ। तो इस चीज़ को हमें बचाना चाहिए। तो जितना ज़्यादा लो अल्कली कंटेंट होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास हमारा एक बहुत ही हाई क्लास ग्लास होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, मेकिंग इट आइडियल फॉर सेंसिटिव ड्रग्स। देखिए, यहाँ पे चूंकि इसके अंदर लो अल्कली है, तो ये जब जितना कम होगा उतना कम रिलीज होगा। तो यहाँ पे जब रिलीज नहीं होगा तो हमारा सेंसिटिव ड्रग्स के साथ यहाँ पे काफ़ी कंपैरेबल हो जाता है, क्योंकि उनके साथ हमारा कोई भी रिएक्शन वगैरह नहीं करता है। एप्लीकेशन की बात करें तो ये हमारा जो है एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए प्रिफर्ड होता है और यूज्ड फॉर इंजेक्टेबल। और यहाँ पे देखिए, जो भी हमारी पैरेंट्रल प्रिपरेशंस होती हैं उनमें मेनली हमारा यही ग्लास यूज होता है। ठीक है, टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली यूज होता है। तो ये हमारे वैक्सीन और अदर पैरेंटल प्रिपरेशंस में हमारा इसका यूज होता है। सेकेंड हमारा आता है टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। अब इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं, हमारा सोडा लाइम ग्लास जो है हमारा सल्फर या फिर अमोनियम सल्फेट से ट्रीट होता है, ताकि इसकी केमिकल रेजिस्टेंस इंप्रूव हो सके। और प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये हमारा केमिकल रिएक्शंस के लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन मॉडरेट रेजिस्टेंस होता है। और ये हमारा सुटेबल होता है जो है हमारे स्टोरिंग, मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए हमारा ज़्यादा सुटेबल होता है। इसका पीएच जो है लगभग मतलब जिन भी प्रोडक्ट्स का पीएच यहाँ पे जनरली यहाँ पे 7 से लो होता है, उनके लिए हमारा काफ़ी स्टेबल सुटेबल होता है। एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा जो भी एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं और कुछ हमारी पैरेंटल सेल्स जो कि ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती हैं, उनके लिए हमारा सही होता है। टाइप 3 की बात करते हैं, हमारा टाइप 3 जो है हमारा सोडा लाइम ग्लास होता है, जो कि हमारा यहाँ पे रेगुलर सोडा लाइम ग्लास होता है विदाउट द, मतलब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करते हैं। जैसे टाइप 2 में हम लोग एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करते थे सल्फर और अमोनियम सल्फेट से, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अब ये हमारा नॉन क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ड्रग्स हैं तो उनके लिए नहीं सही है। और ये हमारा बहुत ही लेस रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि इसमें थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन वगैरह के होने के चांसेस होते हैं कंपेयर टू टाइप 1 एंड टाइप 2। एप्लीकेशन की बात करें तो ये जनरली हमारा ओरल मेडिकेशन, सॉलिड डोजेज फॉर्म और नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे टाइप 4
ग्लास की, तो ये हमारा होता है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। तो देखिए इसका यूज ना हम लोग बिल्कुल बहुत ही जनरल पर्पस के लिए होता है, क्योंकि इसके अंदर लोवेस्ट केमिकल रेजिस्टेंस होता है, यानी कि बहुत इजीली हमारा केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। और यहाँ पे ये नॉट नहीं सुटेबल होता है हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए, ज़्यादातर ये नहीं सुटेबल होता है। और एप्लीकेशन की बात करते हैं हमारा नॉन मेडिसिनल प्रोडक्ट, जैसे कि हमारा घरों में वगैरह में ज़्यादातर यूज इसका देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ अपने स्पेशलाइज्ड ग्लास कंटेनर्स के बारे में बात करें, तो देखिए जैसे हमारा एक एम्बर ग्लास होता है, तो एम्बर ग्लास थोड़ा सा जो ब्राउन कलर के हमारे ग्लास होते हैं, ज़्यादातर सिरप वगैरह आप लोगों ने देखा होगा कि उस ब्राउन कलर के ग्लास में देखने को मिलती हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पे एम्बर ग्लास बोलते हैं, जो कि हमारा लाइट सेंसिटिव होता है, मतलब कि सॉरी यूवी मतलब लाइट रेजिस्टेंट होता है, जो कि हमारे लाइट सेंसिटिव प्रिपरेशन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जो लाइट सेंसिटिव होती है तो वो लाइट से रेजिस्टेंट होता है, तो लाइट हमारा जो है उसके अंदर कोई भी एक्शन नहीं कर पाती है। क्लियर ग्लास की बात करें तो देखिए ये हमारा जो है यूज फॉर प्रिपरेशन दैट डू नॉट रिक्वायर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखिए क्लियर ग्लास हम लोग मेनली उनके लिए यूज करते हैं जिनको यहाँ पे लाइट से एडिशनल प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कलर्ड ग्लास की बात करें तो यहाँ पे देखिए अलग अलग कलर के ग्लास हमें देखने को मिलते हैं फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन सच एज प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट आईवी यूवी रेडिएशन, ठीक है, प्रोवाइड ए स्पेसिफिक कलर फॉर ब्रांडिंग पर्पज, तो इन सब के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। कोटेड ग्लास की बात करें तो इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड कोटिंग देखने को मिलती है, जो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी को, ठीक है, इसकी अल्कैलिनिटी को, यानी कि इसके अंदर जो भी हमारा अल्कलीन होता है उसको रिलीज होने से रोकने के लिए, और यहाँ पे हमारा प्रोवाइड अ स्पेसिफिक रिलीज प्रोफाइल, ठीक है, और हमारे यहाँ पे इन सभी चीज़ों के लिए हमारा थोड़ा सा यूज होता है ना। अगर हम लोग यहाँ पे अपने ग्लास के कुछ एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर बहुत ही सुपीरियर प्रोटेक्टिव क्वालिटीज़ देखने को मिलती है, हमारे प्रोडक्ट को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है, और ये हमारा बहुत ही अलग अलग कलर में देखने को मिलता है। जो हमारा एम्बर कलर का ग्लास होता है वो हमारा लाइट के अगेंस्ट में प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। ट्रांसपेरेंट ग्लास में हम लोग यहाँ पे बहुत ही विजुअली मतलब अपना जो है प्रोडक्ट को अपनी आंखों से बाहर से ही देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर कौन सा प्रोडक्ट है, और उसके बाद इट कैन बी इजिली क्लीन, और बहुत इजिली हम लोग यहाँ पे इसको क्लीन वगैरह कर सकते हैं ना। कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, हमारा थोड़ा सा फ्रजाइल और ब्रिटल नेचर का होता है, और ये थोड़ा हैवी होता है वेट में, और यहाँ पे मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। और बाकी देखिए इट कैन नॉट अंडरगो ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग प्रेशर एंड वैक्यूम, और जो भी ऐसे हमारे कह सकते हो एक्शंस होते हैं जहाँ पे प्रेशर और वैक्यूम का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें हमारे यहाँ पे ये जो है ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता है। बाकी वंस ब्रोकन इट कैन नॉट बी जॉइन बैक, और एक बार अगर टूट गया ना तो इसको दोबारा से हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ग्लास टूट गया तो खत्म ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने जो है प्लास्टिक्स के बारे में, तो प्लास्टिक भी देखिए हमारा एक बहुत ही मोस्ट वाइडली यूज्ड हमारा मटेरियल होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे अपने फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में यूज करते हैं। तो प्लास्टिक्स की बात करूँ तो क्या प्लास्टिक हमारे टाइप का सिंथेटिक या फिर सेमी सिंथेटिक मटेरियल होता है, और इसके अंदर हमारे यहाँ पे मतलब ये हमारे जो है पोलाइमर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग यहाँ पे अलग अलग शेप और फॉर्म्स में मोल्ड कर सकते हैं। मतलब भाई प्लास्टिक भी आपको पता है बहुत अलग अलग शेप में हम लोग यहाँ पे बहुत इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी हमारा वाइडली यूज होता है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में ड्यू टू देयर वर्सटाइलिटी, मतलब देखिए प्लास्टिक को हम लोग यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप की पैकेजिंग में यूज कर सकते हैं। हर तरह की फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में हमारा ये सुटेबल हो जाता है। बहुत ही लाइट वेट होता है ना, और ड्यूरेबल होता है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए हमारे यहाँ पे फ्लेक्सिबल, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे बहुत ही इजीली जो है बॉटल कंटेनर्स ऑफ फिल्म्स के फॉर्म में मोल्ड कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं। बैरियर की बात करते हैं हमारा प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है मॉइस्चर ऑक्सीजन लाइट से। इनर्टनेस की बात करते हो तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर प्लास्टिक हमारे इनर्ट नेचर के होते हैं, मतलब कि वो भी हमारा ज़्यादा इजली मतलब कि बहुत इजिली हमारा केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, इंट्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं। और कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें तो हमारा जो है काफ़ी अफोर्डेबल होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने कुछ टाइप्स ऑफ प्लास्टिक की बात करें जो कि हमारा फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में यूज होते हैं, तो सबसे पहला आ जाता है पॉलीइथाइलिन। तो पॉलीइथाइलिन देखिए ये हमारा जो है मेनली बॉटल बैग्स और फिल्म्स के लिए यूज होता है, और ये हमारा मेनली इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है, और ये हमारा काफ़ी वाइडली यूज्ड हमारा जो है एक टाइप का प्लास्टिक हमारा होता है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में ना। सेकंड हमारा आता है पॉलीप्रोपाइलिन। तो पॉलीप्रोपाइलिन भी हमारे यहाँ पे मेनली जो कैप्स होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक के कैप्स होते हैं, क्लोजर्स होते हैं, सिरिंजेस में भी जो भी हमारा प्लास्टिक का मटेरियल होता है वो सभी में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं ड्यू टू इट्स केमिकल रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट ना। थर्ड हम लोग बात करते हैं हमारा होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये हमारे टाइप का इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, क्लियर और स्टिफ यानी कि थोड़ा थोड़ा हार्ड ग्लास होता है, और इसको हम लोग यहाँ पे मेनली जो ब्लिस्टर, देखिए ब्लिस्टर मतलब जो भी हमारे दवा के पत्ते आते हैं, तो पत्तों में जो भी ऊपर उभरा वाला पार्ट होता है जिसमें हमारी दवा अंदर फिट होती है, उस चीज़ को हम लोग ब्लिस्टर बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग यहाँ पे मेनली इसका यूज करते हैं। और पॉलीइथाइलिन तेराफ्थलेट की बात करते हैं हमारा लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और इसका यूज हम लोग यहाँ पे मेनली जो है कॉस्मेटिक्स बॉटल्स और माउथवाश की जो है पैकेजिंग में हम लोग यूज करते हैं। पॉलीस्टीरीन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा मेनली जो है जार ट्रेज और स्मॉल कंटेनर्स के लिए यूटिलाइज होता है,
और ये हमारा जो है लिक्विड प्रोडक्ट को यहाँ पे डिस्पेंस करने के लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं होता है। अगर हम लोग यहाँ पे अपने ग्लास के कुछ प्लास्टिक के एडवांटेजेस की बात करें तो हमारा लाइट वेट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इजी टू सील, मॉइस्चर बैरियर, ये सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमारा थोड़ा सा जो है कुछ गैसेज के लिए परमीएबल होता है, यानी कि कुछ गैस यहाँ पे हमारे ग्लास को पेनिट्रेट कर सकती हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा हो जाता है। बाकी केमिकल इंट्रैक्शंस भी हमारा कुछ ग्लास में देखने को मिल सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्लास्टिक में देखने को मिल सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्लास्टिक हमारा एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि प्लास्टिक को हम लोग यहाँ पे जो है पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा एक चीज़ हो जाती है कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के हिसाब से प्लास्टिक काफ़ी अच्छी चीज़ नहीं होती है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो उसमें भी ज़्यादातर प्लास्टिक हमारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में यहाँ पे फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लास्टिक थोड़ा सा यहाँ पे इनके कुछ डिसएडवांटेज हमें देखने को मिल जाते हैं। ना बात करें हम लोग यहाँ पे अपने थर्ड मटेरियल के बारे में, तो हमारा हो जाता है रबर। तो रबर को भी देखिए मेनली हम लोग यहाँ पे, आपको पता है कि रबर जो हमारे क्लोजर्स होते हैं, स्पेशली जो हमारे ग्लास कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी एम्पूल्स होते हैं, वायर्स होते हैं, यानी कि जो जिसमें हमारे इंजेक्शन का फ्लूइड होता है, ठीक है, तो इंजेक्शन का जो भी सोल्यूशन होता है वो हमारा जिसमें फिल होता है, तो उसकी क्लोजर के लिए हम लोग यहाँ पे रबर का यूज करते हैं। बाकी कुछ हमारे जो है स्पेशल मतलब जो भी एयर टाइट जहाँ पे हमें सील करनी होती है उसमें हम लोग यहाँ पे रबर्स का यूज करते हैं। तो देखिए रबर रेफर्स टू अ नेचुरल और सिंथेटिक इलास्टिक पॉलीमरिक मटेरियल। तो यहाँ पे एक नेचुरल या फिर सिंथेटिक इलास्टिक पॉलीमरिक मटेरियल होता है, और यहाँ पे यूज हम लोग यहाँ पे मेनली इसका क्लोजर या फिर सीलिंग में करते हैं। अब रबर का कोई हम लोग कंटेनर नहीं बनाते हैं, लेकिन रबर का यूज हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग या फिर सीलिंग में करते हैं। अब यहाँ पे ये मेनली हमारा इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू फॉर्म एयर टाइट, वाटर टाइट सील्स, ठीक है, तो इन सभी में हमारे यहाँ पे इसका जो है यूज होता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारा मेनली दो टाइप का होता है, एक हमारा नेचुरल हो गया, एक हमारा सिंथेटिक हो गया। तो नेचुरल हमारा जो है जो भी हमारे रबर ट्रीज के लेटेक्स होते हैं, लेटेक्स मतलब थोड़ा सा एक मिल्की टाइप का मटेरियल होता है, हमारे ट्रीज से निकलता है, जैसे कि हमारा हैविया ब्रेसिलेनेसिस, ठीक है, ये हमारे टाइप का रबर ट्री होता है। तो जो भी रबर ट्री होते हैं उनके लेटेक्स से हमें देखने को मिलता है नेचुरल रबर। और सिंथेटिक की बात करते हैं, हमारे जो है कह सकते हो सिंथेटिक प्रोसीजर से देखने को मिलता है, ठीक है, और ये हमारा रेजिस्टेंट होते हैं ऑक्सीडेशन, सॉल्वेंट, ऑयल से। एग्जांपल जैसे हमारा ब्यूटाइल रबर हो गया, नाइट्राइल रबर हो गया। और सिंथेटिक रबर का ही यूज हम लोग ज़्यादातर अपनी जो है प्रिपरेशंस में करते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने टाइप्स ऑफ रबर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारा आता है ब्यूटाइल रबर। तो ब्यूटाइल रबर देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा बहुत ही एक्सीलेंट होता है एयर टाइट सील्स के लिए। ये हमारा मॉइस्चर और गैसेस से रेजिस्टेंस होता है, और ये हमारा कॉमनली जो है वॉयल स्टापर्स और सिरिंज प्लंजर, यानी कि सिरिंज का जो कवर होता है, ठीक है, जब आप लोग सिरिंज मतलब जो सुई होती है तो उसका जो नीडल होती है वो जिससे कवर होती है, उन सब में मेनली यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। नाइट्राइल रबर की बात करते हैं, हमारा जो है रेजिस्टेंस होता है ऑयल, केमिकल्स और टेम्परेचर वेरिएंस है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सिलिकॉन रबर के बारे में, तो सिलिकॉन रबर हमारा बहुत ही हाईली बायोकम्पैटिबल होता है, और हमारा यहाँ पे केमिकली इनर्ट होता है, यानी कि इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन वगैरह जनरली नहीं देखने को मिलती है। और ये हमारा बहुत ही यूज होता है स्पेशलाइज्ड क्लोजर्स और मेडिकल डिवाइसेज के लिए। और क्लोरोब्यूटाइल या फिर ब्रोमोब्यूटाइल रबर के बारे में बात करें तो ये हमारा मॉडिफाइड वर्जन होता है ब्यूटाइल रबर का, और इसमें थोड़ा सा और भी इनहांस परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। एडवांटेजेस की बात करें तो हमारा जो है रबर जो हमारा इफेक्टिव सीलिंग प्रोवाइड करता है, ड्यूरेबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो ये सारी चीज़ें हमारी रबर में देखने को मिलती है। ना फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करें अपने मेटल्स के बारे में, तो मेटल्स देखिए क्या होते हैं, मेटल्स आर वैल्यूड फॉर देयर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी। अब भाई मेटल क्या होता है, भाई मेटल तो हमारा बहुत ही उसका स्ट्रेंथ होता है, बहुत ही ड्यूरेबल होता है, और बैरियर प्रोवाइड करता है हमारा सभी चीज़ों से, ठीक है, प्रोवाइड प्रोडक्शन अगेंस्ट फिजिकल डैमेज, कंटामिनेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन सभी चीज़ों से हमारा मेटल जो है हमारा एक प्रोडक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। बस यही है कि मेटल थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सब जगह भी यूज नहीं कर सकते हैं। नो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने टाइप्स ऑफ मेटल्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए भाई हमारे बहुत अलग अलग टाइप के मेटल यूज होते हैं, जिसमें हमारा मोस्ट कॉमनली जो है एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया। तो एल्यूमिनियम तो हमारा सबसे ज़्यादा यूज होता है, जैसे एल्यूमिनियम इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल्स इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, स्पेशली फॉर ब्लिस्टर्स। तो जो भी हमारी दवाएं होती हैं, ठीक है, टैबलेट्स वगैरह होती हैं, तो उनके पीछे जो भी फॉयल आपको लगी होती है वो मेनली हमारी एल्यूमिनियम से बनी होती है। फॉयल्स एंड कैप्स, और कुछ कुछ हमारे जो भी कैप्स वगैरह होते हैं, है ना, तो एल्यूमिनियम के कैप हमें देखने को मिलते हैं हमारी जो भी सिरप वाली प्रिपरेशंस होती हैं। और ये हमारा जो है काफ़ी लाइट वेट होता है, नॉन कोरोजिव होता है, यानी इसके अंदर जो है जंग लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और ये हमारा एक्सीलेंट बैरियर प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है अगेंस्ट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड लाइट। और स्टील की बात करो तो देखिए स्टील भी हमारा बहुत ही, भाई स्टील तो हमारा अच्छा होता ही है, बस यही है कि हमारा काफ़ी महंगा होता है।
तो इट इज़ नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू कोरोजन। बाकी हमारा जो है क्लोजर्स, कंटेनर, लाइनिंग्स और मेडिकल डिवाइसेस में काफ़ी यूज देखने को मिलता है इसका। और ये हमारा बहुत ही हाईली ड्यूरेबल होता है, और ये हम अपनी इंटीग्रिटी यानी अपने स्ट्रक्चर को, अपना जो भी इसका कह सकते हो एक शेप साइज होता है उसको मेंटेन करके रखता है बहुत ही अलग अलग कंडीशंस में। और टिन प्लेट की बात करें तो ये मेनली हमारा प्राइमरी जो है कैंस और कुछ क्लोजर्स के प्रोडक्शन में इसका यूज होता है, और ये हमारा कोरोजन रेजिस्टेंट देखने को मिलता है। ना एप्लीकेशन ऑफ मेटल्स इन फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बात करें तो इसका देखिए, इसका यूज हम लोग मेनली जो है ब्लिस्टर पैक्स, कैप्स, क्लोजर्स, ठीक है, कंटेनर्स, कैन, सेकेंडरी पैकेजिंग। अभी सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है इसको भी हम लोग देख रहे हैं। और सिरिंज, नीडल्स, तो नीडल्स भी हमारी जो है मेनली मेटल्स की बनी होती है। और एडवांटेजेस की बात करें तो इफेक्टिव प्रोडक्शन, हाई स्ट्रेंथ, एस्थेटिक अपील, लॉन्ग सेल्फ लाइफ, इन सभी में यहाँ पे इसका जो है एक एडवांटेजेस देखने को मिलता है। यहाँ पे बात करते हैं अपना टाइप्स ऑफ पैकेजिंग के बारे में। तो देखिए पैकेजिंग भी हमारे यहाँ पे 3 टाइप की देखने को मिलती है। अभी 3 टाइप मतलब कोई अलग अलग टाइप नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है। एक हमारा होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी पैकेजिंग, थर्ड होता है टर्शियरी पैकेजिंग। बहुत सिंपल है। देखिए प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब होता है जो दवा होती है वो जिस पैकेट के साथ हमारी डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। देखिए इसको बहुत सिंपली समझिए, ये हमारा एक सिरप की बॉटल है। अब ये जो सिरप की ये जो इस बॉटल, ठीक है, इस बॉटल के अंदर देखिए क्या है, इस बॉटल के अंदर जो सिरप है वो डायरेक्टली इस कंटेनर के साथ कॉन्टैक्ट में है। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी पैकेजिंग। अब आपको पता है कि ज़्यादातर जो सिरप्स होती हैं वो भी हमारे क्या होता है, वो भी हमारे कार्डबोर्ड यानी कि एक जो है हमारे एक डिब्बे में देखने को मिलती है ना। तो वो डिब्बा क्या होगा भाई, वो उस डिब्बे ने इस पैकेट को भी यहाँ पे मतलब कह सकते हो पैक करके रखा हुआ है। तो वो हो गया हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग। अब ये जो सिरप के जितने डिब्बे हैं ना, ये सारे भी हमारे एक बहुत बड़े से कह सकते हो गत्ते में आते होंगे, बहुत बड़े से मतलब एक कंटेनर में आते होंगे कार्डबोर्ड के। तो वो क्या हो गया भाई, वो हमारा हो गया टर्शरी पैकेजिंग। बस बहुत सिंपल है, यही तो होता है हमारा। तो इसमें देखिए प्राइमरी पैकेजिंग की बात करें तो प्राइमरी पैकेजिंग क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ पैकेजिंग दैट कम्स इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द प्रोडक्ट। यानी कि ये हमारे प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, और ये हमारा सर्व करती है टू प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है। एक हमारा जो है ऑफन प्रोवाइड्स कंज्यूमर कन्वीनियंस एंड इन्फॉर्मेशन। तो इसमें देखिए भाई सभी टाइप की इन्फॉर्मेशन जो भी सिरप के बारे में होती है, इसका एमएफजी लाइसेंस, ठीक है, इसका जो भी हमारा इंग्रेडिएंट हो गया, ये सभी चीज़ें इस प्राइमरी पैकेजिंग पे ही तो देखने को मिलती है। तो ये हमारा हो गया। बाकी देखिए वही चीज़ है, एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा बॉटल्स हो गए बेवरेजेस के लिए, यानी कि जो भी हमारा कह सकते हो हमारा जो भी बेवरेजेस होते हैं, ठीक है, हमारी जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं उनकी जो बॉटल्स होती हैं। और उसके बाद हमारे जो ब्लिस्टर पैक्स होते हैं, यानी कि जो भी हमारा टैबलेट और कैप्सूल के जो भी हमारे पैकेट होते हैं, जैसे आप लोग 10 टैबलेट का जो भी पैकेट लेते हो उसमें भी हमारा वो सभी हमारा प्राइमरी पैकेजिंग होती है। टिन्स फॉर कैंड फूड्स है ना, जो भी हमारे कैंड प्रोडक्ट होते हैं। उसके बाद प्लास्टिक रैप्स फॉर स्नैकर्स, शैशेट फॉर शैम्पूस, इन सभी के साथ हमारा प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो जिस चीज़ के साथ भी हमारा प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में हो वो हमारा प्राइमरी पैकेजिंग हो गया। की फंक्शंस की बात करें, की फंक्शंस की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे इसके कुछ की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है कंटामिनेट होने से या फिर डैमेज होने से। ये हमारी प्रोडक्ट की फ्रेशनेस और शेल्फ लाइफ को मेंटेन करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और अट्रैक्ट करता है हमारे कंज्यूमर्स को। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सेकेंडरी पैकेजिंग के बारे में तो देखिए दिस इज द आउटर पैकेजिंग दैट ग्रुप्स मल्टीपल प्राइमरी पैकेजेस टुगेदर। तो यहाँ पे देखिए अब ये जो सेकेंडरी पैकेजिंग होती है तो ये हमारी हो सकता है कि इसके अंदर हमारे बहुत सारे मल्टीपल प्राइमरी पैकेज हो, या फिर हो सकता है हमारे एक सिंगल सेकेंडरी पैकेज हो। जैसे यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इस सिरप की बात करें तो इस सिरप का जो डिब्बा होता है तो हो सकता है कि उसके अंदर हमारे यहाँ पे सिर्फ ये सिरप ही हो, या फिर जैसे हम लोग टैबलेट्स वगैरह की बात करें तो आप लोगों को अगर पता हो कि जो टैबलेट हम लोग लेते हैं 10 पत्ते की एक टैबलेट होती है, 10 टैबलेट का एक पत्ता होता है। तो वो जो पत्ते होते हैं ना तो कम से कम ऐसे 50 या 100 पत्ते हमारे एक बड़े से गत्ते में होते हैं। तो वो हमारा सेकेंडरी पैकेज हो गया। और फिर वो जो हमारे बड़े बड़े से जो भी हमारे कह सकते हो पैकेट होते हैं, ठीक है, वो भी हमारे एक बहुत बड़े से गत्ते में होते हैं। तो वो हमारा टर्शरी पैकेज हो गया बस। बाकी देखिए इट फैसिलिटेट्स हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये हमारा मेनली वही चीज़ है कि हैंडलिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो भी बॉक्सेज होते हैं जो कि इंडिविजुअल ब्लिस्टर पैक्स ऑफ मेडिसिन को कंटेन करते हैं, तो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसके अंदर देखिए हमारे मल्टीपल पैकेट्स देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी पैकेजिंग। और की फंक्शंस की बात करते हैं हमारा जो है एडिशनल प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है प्राइमरी पैकेजिंग को, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन और बल्क हैंडलिंग में जो है हेल्प करता है, और हमारा प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन में और ज़्यादा एक इन्हेंस प्रोवाइड करने का काम करता है।
टर्शरी पैकेजिंग की बात करते हैं, हमारा बल्क या फिर ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग में यूज होता है। और इसमें देखिए, इसमें हमारे बहुत मतलब ये हमारे बहुत बड़े बड़े गत्ते होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे सेकेंडरी पैकेजेस होते हैं, उनके अंदर प्राइमरी होता है। देखिए, ये सबसे आउटर लेयर ऑफ पैकेजिंग होती है, जो कि जनरल हमें नहीं देखने को मिलती। वो मतलब कि वो हमारे कस्टमर को नहीं मिलती है, वो जो भी सप्लायर्स होते हैं उनके लिए यूज होती है ना। और एग्जांपल की बात करो तो हमारा जो बड़े बड़े क्रेट्स हो गए गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और जो भी ड्रम्स वगैरह हो गए केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ये हमारे टर्शरी पैकेज में आ जाते हैं। की फंक्शंस की बात करते हैं, ये भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज को सेफ्टी को इंश्योर करता है उनकी, और हमारा जो है इन्वायरमेंटल या फिर फिजिकल डैमेज से प्रोडक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो ये हमारा होता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ कंटेनर्स, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारा प्रोडक्ट के लिए कंटेनर्स की चॉइस को इफेक्ट करते हैं। जैसे अब भाई जैसे मान लीजिए कोई हमारा टैबलेट है, तो टैबलेट को जनरली हम लोग क्या होता है ब्लिस्टर पैक्स में पैक करते हैं। हमारा जो लिक्विड प्रिपरेशंस होती है उनको हम लोग यहाँ पे जो है इस तरह की जो है कह सकते हो इस तरह की बॉटल्स में पैक करते हैं, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि सिरप को हम लोग यहाँ पे जो है अपने ब्लिस्टर्स में पैक कर देंगे। तो क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं कि हम लोग किस तरह का मटेरियल चूज़ करेंगे हमारे प्रोडक्ट के लिए, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं। जैसे सबसे पहला आता है मटेरियल। तो देखिए, containers can be made of plastic, glass, metals and cardboard. The material affects durability, cost and suitability for the contents. अब देखिए, आपको पता है भाई कि हमारे जो कंटेनर्स होते हैं वो प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, ग्लास के भी हो सकते हैं, मेटल के भी हो सकते हैं, कार्डबोर्ड के भी हो सकते हैं। तो हमें कौन सा चूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि हमें जो जिस भी प्रोडक्ट को उसके अंदर रखना है उसको कितनी ड्यूरेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, कितना वो कॉस्ट बियर कर सकता है, और कितना हमारा उसकी सुटेबिलिटी है। उन सभी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे अपने कंटेनर्स को चूज़ करेंगे कि हमें किस मटेरियल का कंटेनर चूज़ करना है। उसके बाद हमारा साइज एंड कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जो भी कंटेनर्स हैं वो हमारे अप्रोप्रिएट साइज के होने चाहिए, यानी जितना दवा हमें रखनी है उतना ही साइज उनका होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके अंदर कुछ वेस्टिंग स्पेस है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है, क्योंकि भाई कंटेनर है तो जितना ज़्यादा बड़ा कंटेनर आप बनाएंगे उतना ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। और तीसरा हमारा कॉस्ट आ गया। तो कॉस्ट देखिए भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा प्राइस जो है बजट के साथ अलाइन करना चाहिए, है ना, कंसिडरिंग बोथ परचेस एंड लॉन्ग टर्म यूजेज। और स्टोरेज कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जो भी हमारा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी होता है, एक्सपोजर टू लाइट, ये सभी चीज़ों को हमारा कंटेनर जो है बियर कर पाना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने कंटेनर रखा है तो वो हमारा टेम्परेचर से ख़राब हो गया, ह्यूमिडिटी से ख़राब हो गया, और वो हमारा एयर टाइट होना चाहिए। और यूवी प्रोडक्शन कंटेनर्स हमारे जो है जैसे कि हमारे यहाँ पे जैसे हमें स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग यहाँ पे यूवी प्रोटेक्टिव कंटेनर्स का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। बाकी ट्रांसपोर्टेशन नीड्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए, कंटेनर हमारे इजी टू हैंडल होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट होने चाहिए विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द कंटेंट्स। और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो जो भी हमारा कंटेनर है वो हमारा इको फ्रेंडली होना चाहिए, रिसाइक्लेबल होना चाहिए, और यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल भी होना चाहिए। और सीलिंग एंड सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पे देखिए, सम कंटेनर्स, तो कुछ कंटेनर्स में हमें यहाँ पे एयर टाइट या फिर टैम्पर एविडेंट सील्स की रिक्वायरमेंट होती है। और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हमारे कंटेनर्स हैं, वो हमारे जो है FDA अप्रूव्ड होने चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने स्टेबिलिटी एस्पेक्ट्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में, तो इसमें देखिए क्या होता है भाई, इसमें हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसकी वो किन किन चीज़ों से स्टेबल है, वो मतलब कि स्टेबल है कि नहीं है ना, और किस कौन कौन सी चीज़ें उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स इज क्रूशियल टू इंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट्स आर प्रोटेक्टेड, प्रिजर्व एंड सेफ थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। तो वही चीज़ है कि हमें यहाँ पे जो भी कंटेनर है उनकी स्टेबिलिटी को भी यहाँ पे बहुत अच्छे से चेक करना चाहिए। जैसे सबसे पहला आता है मैकेनिकल स्टेबिलिटी। तो देखिए, द मटेरियल मस्ट रेजिस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस। जैसे कि मान लीजिए कोई भी हम लोग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए अब ये है, अब इसमें अगर हम लोगों ने मैकेनिक यानी इसको दबाव लगाया, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने इसको दबाया तो ये खराब हो जा रहा है ना। तो इन सभी चीज़ों से हमारा रजिस्ट होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे वही चीज़ है कि ड्यूरिंग द हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब अगर हम लोग यहाँ पे केमिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जो भी हमारा यहाँ पे हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे केमिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो जो भी हमारा मटेरियल है वो हमारा केमिकली स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारा जो भी कंटेनर है उसके साथ यहाँ पे रिएक्शन वगैरह कर जा रहा है। और ये हमारा जो है रजिस्ट होना चाहिए, डिग्रेडेशन फ्रॉम मॉइस्चर, ऑक्सीजन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस सबसे हमारा डिग्रेड हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए,
जो भी हमारा मटेरियल है उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पे अपना स्ट्रक्चर और अपनी चीज़ें यहाँ पे मेंटेन रखनी चाहिए, है ना, कि ऐसा ना हो कि थोड़ा बहुत हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हो वो ख़राब हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल सम मटेरियल मस्ट विथ स्टैंड एक्सट्रीम कोल्ड और हीट, है ना, तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें एक्सट्रीम कोल्ड और हीट में रखना पड़ता है, तो उसमें यहाँ पे रजिस्ट होना चाहिए। बैरियर प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो भी कंटेनर है, ठीक है, तो वो यहाँ पे जो है गैस के लिए परमेबल नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि कुछ गैस है, हार्मफुल गैस है, तो वो मटेरियल के अंदर चली गई, है ना, तो वो क्योंकि वो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को ख़राब कर सकती है। और उसके बाद हमारा मटेरियल जो है लाइट स्टेबल भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ मटेरियल्स में हमारी रिक्वायरमेंट होती है लाइट स्टेबिलिटी की, ठीक है, तो वहाँ पे वो लाइट रेजिस्टेंट होना चाहिए। और माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारा मटेरियल है, प्रोडक्ट है, स्पेशली जो हमारे पेरेंटल होते हैं उनके लिए जो भी मटेरियल है वो हमारा जो है लाइट रेजिस्टेंट होना चाहिए, है ना। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ मटेरियल्स। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे अपना कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि हमारा मेनली हम लोग ग्लास और प्लास्टिक की बात करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे अपना कुछ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म करते हैं उनकी स्टेबिलिटी वगैरह को चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने ग्लास के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में। तो इसमें सबसे पहला टेस्ट हम लोग करते हैं हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट। देखिए हाइड्रोलिटिक का मतलब होता है, हाइड्रो मतलब वाटर, लिटिक मतलब कि लिसिस मतलब ब्रेक डाउन हो जाना। तो वाटर की प्रेजेंस में ऐसा ना हो कि ग्लास हमारा जो है खराब हो जा रहा है, या फिर उसका ब्रेक डाउन हो जा रहा है, या फिर ग्लास जो है अपना कुछ केमिकल रिलीज कर दे रहा है ग्लास में, वाटर में। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसके अंदर चेक करते हैं। अब इसके दो मेथड होते हैं, एक हमारा पाउडर्ड ग्लास टेस्ट होता है, एक हमारा वाटर अटैक टेस्ट होता है। तो इसमें देखिए हम लोग करते क्या है भाई, आपको पता है हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो भी हमारा ग्लास होता है उसके अंदर एल्कली का कंटेंट हमें जो है, ग्लास के अंदर एल्कली हमें देखने को मिलती है। तो वो जो एल्कली होता है वो हमारे ग्लास से रिलीज नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, मतलब कि बहुत, अगर हो भी रही है तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए। तो कितनी एल्कली हमारे ग्लास से रिलीज हो रही है उसी को हम लोग यहाँ पे इसके अंदर चेक करते हैं। और इसमें सबसे पहला मेथड होता है पाउडर्ड ग्लास टेस्ट। अब इसमें हम लोग करते क्या है, जो भी ग्लास कंटेनर है उसको हम लोग एक फाइन पाउडर में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे वाटर के अंदर डाल के और उसको हमारे ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेल्सियस तक 30 मिनट के लिए हीट करते हैं, ठीक है, ताकि वो जो हमारा, अगर हमारा ग्लास से अल्कली जो, देखिए लीचिंग का मतलब होता है ग्लास से जो है अल्कली वगैरह का रिलीज होना, उसी को हम लोग लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि किसी भी मटेरियल से उसका जो है कुछ पोर्शन अगर रिलीज हो रहा है उसकी चीज़ को हम लोग लीचिंग बोलते हैं। तो इसमें ग्लास से मेनली हमारा एल्कली रिलीज होता है। तो कितना एल्कली हमारा रिलीज हो रहा है, तो अगर वो रिलीज होना है तो उसको एसिलरेट यानी उसको बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे ये प्रोसीजर करते हैं, ताकि अगर रिलीज होना है तो जल्दी हो जाए, हमें जल्दी से पता चल सके। द सोल्यूशन इज देन टाइट्रेटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए भाई ग्लास में हमारा जो भी वाटर है उसमें हम लोगों ने ग्लास का पाउडर बनाया, उसको डाल दिया, उसको हम लोगों ने यहाँ पे ऑटोक्लेव कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे, हम लोग अगर पता लगाना है कि कितना एल्कली रिलीज हुआ है, तो भाई हम लोग क्या करेंगे, उसका टाइट्रेशन कर देंगे एक एसिड के साथ। तो एसिड के साथ जब हम लोग टाइट्रेशन करेंगे तो कितना एसिड हमारा यूज हुआ उससे हमें पता चल जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ एल्कली रिलीज, है ना। एल्कली मतलब सिंपल बेस, कुछ खास थोड़ी है। वाटर अटैक टेस्ट की बात करें तो इसमें देखिए क्या करता है, इसमें हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा इंटायर ग्लास कंटेनर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे वाटर के अंदर डाल देते हैं और यहाँ पे अपने ऑटोक्लेव के अंदर हीट करते हैं 121 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पता लगा लेते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एल्कली। तो इसमें भी देखिए सेम ही चीज़ हम लोग करते हैं, बस इसमें हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जो है वाटर के साथ हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। और एक और टेस्ट इसके अंदर आ जाता है थर्मल शॉक रेजिस्टेंस। तो इसमें हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा जो ग्लास है वो हमारे रैपिड टेम्परेचर चेंजेस को यहाँ पे रजिस्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ठीक है, उसकी ड्यूरेबिलिटी को। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्लास को जो है डायरेक्टली एक सडन टेम्परेचर, मतलब कि कभी टेम्परेचर हम लोग बहुत बढ़ा दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, इन सभी कंडीशंस में हम लोग चेक करते हैं कि उसके अंदर कोई भी क्रैकिंग तो नहीं आ रही, कोई भी उसके अंदर ब्रेक तो नहीं आ रहा है ना। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे इसमें चेक करते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करें अपने क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर प्लास्टिक्स के बारे में। तो प्लास्टिक्स में देखिए कुछ प्लास्टिक भी हमारे कुछ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला आ जाता है लीकेज टेस्ट। अब लीकेज का मतलब कि हमारा प्लास्टिक के अंदर कोई लीकेज तो नहीं हो रही। इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग यहाँ पे कंटेनर्स लेते हैं, उनको यहाँ पे जो है अच्छे से क्लोज करके रख देते हैं। जैसे हम लोगों ने मान लीजिए कंटेनर लिया, इसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको उल्टा करके, मतलब उल्टा करके रख देते हैं, ठीक है, थोड़ा 24 घंटे के लिए। और उसके बाद 24 घंटे बाद चेक करते हैं कि कोई भी कंटेंट हमारा लीक तो नहीं हो रहा है। हमारा कंटेंट को मेजर करके चेक करते हैं कि हमारा कंटेंट कम तो नहीं हुआ है। तो कम होगा उसका मतलब यहाँ पे लीकेज हो रही है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। ट्रांसपेरेंसी टेस्ट की बात करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे ये चेक करते हैं कि मतलब कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें हम लोग सिंपली विजुअली इंस्पेक्ट करते हैं, मतलब कि इसमें अपनी आंखों से देख के भाई ट्रांसपेरेंसी क्या है, ट्रांसपेरेंट होगा तो हमें अपनी आंखों से देख के पता चल जाएगा, बस इसमें यही है। पेनिट्रेशन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारे कुछ प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं जहाँ पे हमें क्या होता है, जहाँ पे हमें सिरिंज से जो है
जो है हमारा निकालना पड़ता है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन को, क्योंकि वो हमारा पैरेंटल प्रिपरेशन यहाँ पे उसके अंदर होती है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिरिंज को डायरेक्टली प्लास्टिक के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। तो उसमें हम लोग पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं कि हमारा जो सिरिंज है, मतलब जो भी सुई है, वो ग्लास के अंदर जा भी पा रही है कि नहीं जा पा रही है, मतलब बहुत हार्ड तो नहीं है प्लास्टिक। तो उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्टैंडर्डाइज नीडल को लेते हैं, उससे पेनिट्रेट करते हैं। अगर हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हाँ हमारा सही है। तो बस यही सारे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट थे। और तो ये था हमारे यहाँ पे यूनिट 5 ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी। और बाकी थैंक यू सो मच।